वेरी 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 गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। हम लोग एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान चैप्टर पढ़ रहे थे और इंट्रोडक्शन के बाद 2 क्लासेस में हमने ऑलमोस्ट सारी बातें डिस्कस कर ली और उनसे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस भी बहुत सारे प्रैक्टिस किए। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान चैप्टर की अगर बात करो फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, 2 टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। एक एम्प्लॉय स्टॉक परचेज प्लान, जहां पर कोई वेस्टिंग कंडीशन नहीं होगी। कंपनी ने एम्प्लॉय को ऑप्शन दिया है कि आप एज अ पार्ट ऑफ पब्लिक इशू आप भी चाहो तो हमारे शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो, आपको कुछ कंसेशन पे शेयर इशू किया जाएगा। दूसरा था एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, जहां पर एम्प्लॉय को कुछ कंडीशंस दी जाती है, अगर वो फुलफिल कर लेता है तो उसको शेयर्स खरीदने का मौका दिया जाता है। हमने दोनों ही प्लान्स की अकाउंटिंग बेसिक सीख ली। ईसॉप में हमने इक्विटी सेटल्ड ऑप्शन सीखे, क्योंकि हमारे सिलेबस का जो परव्यू है वो इक्विटी सेटल्ड तक ही है। कैश सेटल्ड ऑप्शन जरूर हमने एक बार बेसिक डिस्कस किया था, बट कैश सेटल्ड ऑप्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको नहीं दिखेंगे। आज मैं जाते जाते लास्ट में कैश सेटल्ड ऑप्शन का थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे दूंगा, किस तरीके से इसमें अकाउंटिंग करते हैं, सो दैट आपके मन में वो क्यूरियोसिटी ना रहे कि क्या है कैश सेटल्ड ऑप्शन। बाद बाकी आज हमारा ये चैप्टर फर्स्ट हाफ में कंप्लीट हो जाएगा। ज्यादा लंबा क्लास नहीं है, 1 घंटे के अंदर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आ जाओ। मैंने लास्ट क्लास आप लोगों को होमवर्क्स दिए थे। तो लास्ट क्लास आपने बहुत सारे होमवर्क दिए थे, उसमें आप भी जानते हो 4-5 क्वेश्चन तो बिल्कुल चिंदी थे। एक अच्छा क्वेश्चन था एडिशनल क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 6। मैं सबसे पहले यही डिस्कस करूंगा, एडिशनल क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 6। आ जाओ हम लोग डिस्कस करते हैं। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स इन रेस्पेक्ट ऑफ स्टॉक ऑप्शंस, ये ऑप्शन होगा, हाँ ओ है, ओ ग्रांटेड बाय अ कंपनी आर अवेलेबल। एक कंपनी ने अपने एम्प्लॉइज को स्टॉक ऑप्शन ग्रांट किए, उसका पर्टिकुलर्स आपको बता रहा है। ग्रांट डेट 1/4/2014, जिस दिन ये लाया गया, स्कीम लाया गया। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कवर्ड 525, 525 एम्प्लॉय कवर रहेंगे। नंबर ऑफ ऑप्शन ग्रांटेड पर एम्प्लॉय 100, नॉमिनल वैल्यू पर शेयर 100, एक्सरसाइज प्राइस पर शेयर 125। नॉमिनल वैल्यू इज फेस वैल्यू, एक्सरसाइज प्राइस 125। वेस्टिंग कंडीशन है कंटिन्यूअस एम्प्लॉयमेंट फॉर 3 इयर्स, 3 साल तक रहना होगा। मार्केट प्राइस पर शेयर ऑन ग्रांट डेट 149, जिस दिन ग्रांट किया गया उस दिन मार्केट प्राइस चल रहा है 149, शेयर का प्राइस चल रहा है 149, हम आपको खरीदने का मौका दे रहे हैं 125 पर। तो इंट्रिंसिक वैल्यू हो गया 24, इंट्रिंसिक वैल्यू 149 माइनस 125, 24। वेस्टिंग डेट 31 मार्च 17, अगर आप यहां से 3 साल जोड़ोगे तो ये आ जाएगा। फिर एक्सरसाइज डेट है 31 मार्च 18, यानी 1 साल का समय दिया है, आके शेयर्स खरीद लेना। फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन पर शेयर ऑन ग्रांट डेट, आपको फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन दे दिया 30 रुपया, फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन दे दिया 30 रुपया। सर इंट्रिंसिक वैल्यू 24 रुपया है, फेयर वैल्यू इससे ज्यादा कैसे हो गया? फ्यूचर प्राइस प्रोजेक्शंस कंपनी के हाई है। आज जो मार्केट प्राइस 149 चल रहा है, हो सकता है फ्यूचर में प्राइस 3 साल बाद ये 200, 250, 300 टच करने की उम्मीद है। तो जो फेयर वैल्यू है वो इंट्रिंसिक वैल्यू से आज के दिन ज्यादा दिख रहा है, मैंने आपको बोला था फेयर वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू दोनों अलग अलग चीजें हैं। फेयर वैल्यू को कंप्यूट करना पड़ता है बाय यूजिंग सोफिस्टिकेटेड स्टैटिस्टिकल मॉडल्स, जबकि आपका इंट्रिंसिक वैल्यू कैन बी इजीली कंप्यूटेड एज द डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स ऑन द ग्रांट डेट माइनस एक्सरसाइज प्राइस। जनरली आप देखोगे इंट्रिंसिक वैल्यू बड़ा होता है, फेयर वैल्यू उससे थोड़ा छोटा होता है। हाउएवर ये जरूरी नहीं है ये रिलेशन हमेशा आपको देखने मिले। फेयर वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू सेम भी दिख सकता है, फेयर वैल्यू कैन बी ग्रेटर देन इंट्रिंसिक वैल्यू। इस क्वेश्चन में जो फेयर वैल्यू है वो इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा है, हो सकता है फ्यूचर प्राइस प्रोजेक्शंस हाई हो, ठीक है। जब भी फेयर वैल्यू दिया रहेगा, हमने बोला था हम लोग अकाउंटिंग फेयर वैल्यू को यूज करके करेंगे, क्योंकि फेयर वैल्यू एक्चुअली इस ऑप्शन का वैल्यू है आज जो हम लोग एम्प्लॉइज को फ्री में दे रहे हैं। तो ये 30 रुपए का चीज क्योंकि हम लोग एम्प्लॉइज को फ्री दे रहे हैं, ये एम्प्लॉय के रेम्यूनरेशन का पार्ट बनेगा ओवर दी वेस्टिंग पीरियड। पोजीशन एज ऑन 31 मार्च 15, फर्स्ट ईयर एंड के पोजीशन बता रहा है। एस्टिमेटेड एनुअल रेट ऑफ डिपार्चर 2%। एनुअल रेट ऑफ डिपार्चर मतलब हर साल हम लोगों को लगता है 2% एम्प्लॉइज जाएंगे।
नंबर ऑफ एम्प्लॉइज लेफ्ट, एक्चुअल में 15 लोग छोड़ के गया। हम लोगों को बताओ ना क्या देखना पड़ता है, एक्चुअल एम्प्लॉई जो उस दिन खड़ा है या जो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है जो ये पूरा करेगा वेस्टिंग कंडीशन। सर हम लोगों को चेक करना पड़ता है नंबर ऑफ ऑप्शंस एक्सपेक्टेड टू वेस्ट, तो जो एम्प्लॉइज एक्सपेक्टेड है कि फ्यूचर में जाके वेस्टिंग कंडीशन कंप्लीट करेगा, जिनको शेयर्स देना पड़ेगा, हमको वो चेक करना है। तो हमारे लिए ये जो 15 वाला डेटा है ना आज के दिन एक बार काम का नहीं है, जो हमारे लिए डेटा काम का है वो है 2%। अब हर साल 2% एम्प्लॉई जाएंगे, एनुअल रेट ऑफ डिपार्चर 2% जाएंगे, तो 525 इंटू 0.98 इंटू 0.98 इंटू 0.98 फर्स्ट ईयर के एस्टिमेशन के हिसाब से एनुअल है ना निष्ठा, एनुअल, एनुअल मतलब एक साल का। ओके, बोल रहे हैं सर ये ईच ऑफ 3 ईयर्स है कि ये बचा हुआ 2 साल का है? ये ईच ऑफ 3 ईयर्स है, ईच ऑफ 3 ईयर्स। देखो पहले साल में आपको ये बोला है ना एस्टिमेटेड एनुअल रेट ऑफ डिपार्चर, मतलब पहले साल पे खड़े होके वो बोल रहा है ऑन एन एवरेज 2% जाएंगे लोग हर साल, हर साल जाएंगे, मतलब फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। तो आप इसको 2 तरीके से, जैसे आपने बोला निष्ठा, 2 तरीके से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सर एक हो गया कि इस साल जो 15 चला गया इसके बाद बैलेंस 2% जाएगा, या फिर सर ये 2% ओवर 3 ईयर्स जाएगा, ये 2% ओवर 3 ईयर्स जाएगा। इसका नेक्स्ट पॉइंट में आओ तब मैं बताऊंगा निष्ठा। पोजीशन एज ऑन 31/3/16, एस्टिमेटेड एनुअल रेट ऑफ डिपार्चर 3%, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज लेफ्ट 10। सेकेंड ईयर में क्या हुआ, हमने अपना एस्टिमेटेड एनुअल रेट ऑफ डिपार्चर रिवाइज किया। एम्प्लॉइज तो 10 ही छोड़े, बट हमको लग रहा है ऑन एन एवरेज 3% एम्प्लॉय छोड़ के जाएंगे। देखो फर्स्ट ईयर वाले में ना, फर्स्ट ईयर वाले में ये करना ज्यादा बेटर रहता है। अब सेकेंड ईयर वाले में देखो 2 डाउट हो सकते हैं, 2 डाउट। एक, सर 525 इंटू 0.97 करूं और 510 इंटू 0.97 इंटू 0.97 करूं। ये देखो 10, हाँ 510। ये 2 डाउट रहते हैं, 2 डाउट। फर्स्ट ईयर वाले में डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट ईयर वाले में एस्टिमेटेड एनुअल बोल रहा है, तो ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों का बोल रहा है कि ऑन एन एवरेज 3 साल में 2% जाएंगे। सेकेंड ईयर में ये डाउट आ सकता है, सर अब ये एस्टिमेटेड एनुअल रेट जो है ये ओवर 3 इयर्स का बात कर रहा है कि ये सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का बात कर रहा है। अगर ओवर 3 इयर्स का बात कर रहा है तो फिर ये होना चाहिए जैसा लास्ट क्वेश्चन में हुआ था। अगर सिर्फ सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का बात कर रहा है तो ये होना चाहिए। ये क्यों होना चाहिए सर? ये इसलिए होना चाहिए 15 जो चला गया। अब सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में हमारा एस्टिमेशन है 3% करके और जाएगा, तो ये होना चाहिए। अब इन दोनों में कौन सा सही है ये झगड़ा जरूरी है। सर 510 कहां से आया? 525 था, पहले साल में 15 छोड़ के चला गया तो वो 510 बचा। अब नेक्स्ट 2 ईयर में हमको लग रहा है 3% करके जाएगा, तो 510 इंटू 0.97 इंटू 0.97। निष्ठा, इस क्वेश्चन में क्योंकि ये नहीं लिखा है ओवर दी वेस्टिंग पीरियड, इसीलिए हम लोग यहां पर ये वाला लेंगे, यहां पर ये वाला लेंगे, हम लोग यहां पर ये वाला नहीं लेंगे। अगर क्वेश्चन बोलता ना 3% ओवर द फुल वेस्टिंग पीरियड तो मैं लेता 525 इंटू 0.97, बट क्योंकि इस बार बोला नहीं है ओवर द फुल वेस्टिंग पीरियड, मतलब ये बोलना चाहता है कि सेकेंड और थर्ड ईयर का एस्टिमेशन हमारा ऐसा है कि 3% लोग छोड़ के जाएंगे। सर एस्टिमेशन तो ईयर एंड पर हो रहा है ना। सर अगर ईयर एंड पर एस्टिमेशन हो रहा है तो मतलब तो ये तो फ्यूचर के लिए बात कर रहा है, इस साल का जो होना था सो हो गया। नहीं, अगर ये एस्टिमेटेड एनुअल रेट ऑफ डिपार्चर बोल रहा है ना, तो ये बोलना चाहता है कि हमारा जो एनुअल एस्टिमेशन है, मतलब हमारा जो एस्टिमेशन है वो ये बोलता है कि ओवर द 3 इयर्स, फर्स्ट ईयर में ये बोलता है ओवर द 3 इयर्स 2% लोग छोड़ के जाएंगे, 2% छोड़ के जाएंगे। सेकेंड ईयर में जब बोला तो बोला फर्स्ट ईयर में जो हो गया सो हो गया, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में हमको लग रहा है 3% लोग छोड़ के जाएंगे। निष्ठा, हमने बिल्कुल सेम असम्पशन लिया। हमने यहां पर -10 तो नहीं किया, हमने इस साल का तो एक्चुअल माइनस नहीं किया,
हमने तो लास्ट ईयर जो हो गया वो हो गया, अब 3% लोग छोड़ के जाएंगे। तो यहां पर हमने -10 थोड़ी किया है निष्ठा, यहां पर -15 किया है, जो फर्स्ट ईयर में लोग छोड़ के गए थे, जो फर्स्ट ईयर में लोग छोड़ के गए थे। और थर्ड ईयर तो पोजीशन क्लियर है ही है, 492 एम्प्लॉइज पे ऑप्शन वेस्ट हुआ, तो थर्ड ईयर जाके सब नॉर्मलाइज हो जाएगा। 480 एम्प्लॉइज ने एक्सरसाइज किया, 12 एम्प्लॉइज ने एक्सरसाइज नहीं किया, वेस्टेड ऑप्शन लैप्स हो जाएगा। वापस फर्स्ट ईयर में जो हमारा अजम्पशन बना वो ये था कि एनुअली 2% लोग छोड़ के जाएंगे। अभी मैं फर्स्ट ईयर में ही खड़ा हूं, मैं सेकेंड ईयर में आया नहीं हूं। एनुअली 2% लोग छोड़ के जाएंगे, एनुअली 2% लोग छोड़ के जाएंगे, मतलब फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। जब मैं सेकेंड ईयर में खड़ा होकर एस्टिमेशन बना रहा हूं, एनुअली 3% जाएंगे, और ओवर दी वेस्टिंग पीरियड नहीं बोला है, सिर्फ बोला एनुअली 3% जाएंगे, तो सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में 3% जाएंगे। ये जहां पर मैं खड़ा हूं वहां सर मैं एस्टिमेशन चेक करूंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि सर ये साल खत्म हो गया, इसको छोड़ो आगे का सोचो, नहीं। इस साल मेरा टोटल एस्टिमेशन 3 साल का बनेगा, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तीनों में क्या होने वाला है। एनुअल रेट मतलब 1 साल का, तो 3 साल होगा तो 3 बार 2%, 2%, 2% जाएगा ना। एनुअल मींस 1 ईयर, तो अगर 3 साल का वेस्टिंग पीरियड है तो 3 बार लोग जाएंगे ना, फर्स्ट ईयर में भी जाएंगे, सेकेंड ईयर में भी जाएंगे, थर्ड ईयर में भी जाएंगे। नहीं निष्ठा, आप गलत बोल रहे हो। 510 सेकेंड ईयर का नहीं है, 510 एक्चुअल एम्प्लॉई फर्स्ट ईयर के बाद है, फर्स्ट ईयर के बाद। आप थोड़ा सा चेक करो, फर्स्ट ईयर के बाद एक्चुअल एम्प्लॉइज हो गए 525 - 15, 510। ये एक्चुअल है, ये एस्टिमेटेड है कि 3 साल में ऐसा होगा। अब मैं 510 पर कैलकुलेट कर रहा हूं, मतलब फर्स्ट ईयर जो होना था हो गया, सेकेंड और थर्ड ईयर में मेरे को लग रहा है 3% लोग छोड़ के जाएंगे। मेरे साथ नीचे लिखो, मेरे को एक्सपेंस कंप्यूट करना है, 2 मिनट का काम है, मेरे साथ नीचे लिखो। द क्वेश्चन प्रोवाइड्स annual rate of departure, the same has been construed as follows. The same has been construed as follows. Number 1, for year ended 31st March 15, 2% employees will leave annually over 3 years. For year 31/3/16, 3% employees will leave annually over second and third year. पहले साल जब एस्टिमेशन बनाया तो 2% एम्प्लॉई हर साल छोड़कर जाएंगे, तो फर्स्ट ईयर में 2, सेकेंड ईयर में 2, थर्ड ईयर में 2। सेकेंड ईयर जब एस्टिमेशन बनाया तो फर्स्ट ईयर वाला काम हो चुका है, अब सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में 3% करके हमको लग रहा है छोड़ के जाएंगे। जो निष्ठा बोल रही है या खुशी बोल रही है वो एक ऑल्टरनेटिव तरीका हो सकता है। ऑल्टरनेटिव तरीका क्या तरीका, वहां पर हम लोग बोलेंगे 510 हो गया फर्स्ट ईयर में, अब नेक्स्ट ईयर 2% और जाएगा,
सेकेंड ईयर में 510 माइनस 10 500 हो गया, थर्ड ईयर में 3% और जाएगा। वो एक ऑल्टरनेटिव सोच हो गई। एक ऑल्टरनेटिव सोच हो गई सर ये ओवर दी वेस्टिंग पीरियड पूरा मान लो, 525 इंटू 0.2 0.2 0.98 0.98 0.98, सेकेंड ईयर में 525 इंटू 0.97 0.97 0.97। थर्ड वाला तो बिल्कुल गलत है क्योंकि यहां पर ओवर दी वेस्टिंग पीरियड लिखा ही नहीं है। अगर ऐसा लिखता ना कि 3% ओवर दी वेस्टिंग पीरियड तो मैं बोलता फिर 525 इंटू 0.97 0.97 0.97। तो खुशी और निष्ठा का जो सोच है वो एक ऑल्टरनेटिव सोच हो सकता है, बट उससे ज्यादा बेटर है ये वाला सोच जो यहां पर हमने प्रेजेंट किया। फर्स्ट ईयर में एस्टिमेशन ले रहा हूं तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 साल में 2% 2% 2% जाएंगे। सेकेंड ईयर में एस्टिमेशन ले रहा हूं तो सेकेंड थर्ड में 3% 3% जाएंगे। जो फर्स्ट ईयर में हो चुका वो हो चुका। निष्ठा अजम्पशन गलत नहीं है, बट फिर अजम्पशन को अच्छे से फ्रेम करके लिखना। क्वेश्चन क्लैरिटी नहीं रहता तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती है क्योंकि आप एस्टिमेशन कर रहे हो। एस्टिमेशन की अगर डेटा में अगर क्लैरिटी नहीं रहेगी तो एस्टिमेशन कभी सही नहीं होंगे। वही प्रॉब्लम हो रहा है, डेटा का क्लैरिटी का प्रॉब्लम है। करेक्ट पूजा, क्वेश्चन नंबर 5 में ओवर द इंटायर पीरियड वर्ड लिखे थे। फॉर द इंटायर पीरियड, फॉर फीचर रेट फॉर द इंटायर पीरियड ये लिखे थे। 3% पर ईयर ओवर दी 3 ईयर वेस्टिंग पीरियड, ये वर्ड लिखे थे, इसीलिए हमने पूरा शुरू से किया। पहले 97 97 97, फिर 6% हुआ तो 94 94 94। राजन फ्यूचर देखना है इन द सेंस जिस साल आप एस्टिमेट बना रहे हो उस साल और फ्यूचर से चेंजेस आएगा, पुराना जो हो गया सो हो गया। आइए, पूजा ने आंसर किया है। पूजा का आंसर थोड़ा सा गलत है, हम लोग उसको सही करेंगे। आ जाओ, इधर आ जाओ। पूजा ने एकदम कल क्वेश्चन 5 वाले की तरह कर दिया, बट इसमें थोड़ा सा चेंजेस होगा। नंबर ऑफ ऑप्शन पर एम्प्लॉइज 100 100 100, वेरी गुड। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट वेस्टिंग पीरियड, एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट वेस्टिंग पीरियड। पहला साल 525 इंटू 0.98 0.98 0.98, एक सेकेंड, 525 इंटू 0.98 0.98 0.98, ये हो गया 494, करेक्ट। सेकेंड ईयर में 525 माइनस 10, 515.97 0.97, 485, और थर्ड ईयर में 492 हो ही गया। हाँ खुशी, ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट का नोट देना पड़ेगा अच्छे से, नोट देना पड़ेगा अच्छे से। क्वेश्चन जब क्लियर नहीं होगा तो एस्टिमेशंस लेने में यही दिक्कत आएगी कि ये एस्टिमेशन कौन से पीरियड का है, करेंट फ्यूचर या सिर्फ फ्यूचर। आगे, नंबर ऑफ ऑप्शंस एक्सपेक्टेड टू वेस्ट 100 इंटू 494 करेक्ट है, ये हो जाएगा 48,500, ये बिल्कुल सही है। 49,200, 515 है क्या ये, सॉरी 510 इंटू 0.97 0.97, 480 कर देता हूं, 480, ठीक है 480। पहला साल 15 इंप्लॉइज गया था तो 15 जाने के बाद नेक्स्ट 2 ईयर्स 3%, ठीक है, मान लिया। फेयर वैल्यू कंप्लीटेड ईयर्स। अब ईसॉप का खर्चा 49,400 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 3, 4,94,494। सेकेंड ईयर में 48,000 इंटू 30 इंटू 2/3, 9,60,000 माइनस 494, 466। थर्ड ईयर 49,200 इंटू 30, 14,76 माइनस 960, 5,16,000।
तो पूजा सिर्फ सेकंड वाला लाइन आप ठीक कर लेना, सेकंड वाला लाइन आप ठीक कर लेना। हाँ मल्लिका 480 ही आ रहा है, 480। मैंने गलती से 10 माइनस कर दिया था, 510 मेरे को 10 याद था, वो 15 होगा। फर्स्ट ईयर में 15 एम्प्लॉइज छोड़ के गया। अब सेकंड और थर्ड ईयर का एस्टिमेशन है 3% जाएंगे। इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड में सेम ही चीज, बस 24 करके करना पड़ेगा। जो 30 रुपीज करके हमने किया वो 24 करके करना होगा और कोई चेंज नहीं होगा। नहीं आया है निष्ठा ये सारे क्वेश्चन, ये जो मैंने क्वेश्चन दे रखे हैं ये एग्जाम में कभी नहीं आए, ये सिर्फ आपको ईसॉप के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाने के लिए है। ये सीए फाइनल लेवल पे क्वेश्चन है, जो हमने किया है वो इंस्टीट्यूट अज्यूम करता है, ये वो इंस्टीट्यूट अज्यूम करता है। आगे चलता हूं। इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड में दीदी ने ऐसे किया, वेरी गुड, दीदी ने दोनों ट्राई किया। पहला साल 100 इंटू 494 इंटू 24/3, 395 200, बिल्कुल करेक्ट। सेकेंड ईयर 100 इंटू 480 इंटू 24 इंटू 2/3, 768 माइनस 395 200, 372 800। थर्ड ईयर 100 इंटू 492 इंटू 24 माइनस 768 माइनस 768, 4,12,800। बस थोड़ा फिगर चेंज करना पड़ा बिकॉज एम्प्लॉइज का थोड़ा सा एस्टिमेशन बदल गया। अब इन फिगर के हिसाब से आपको जर्नल एंट्री करना है। सर जर्नल एंट्री दोनों मेथड का अगर करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। आप एक काम कर सकते हो, जर्नल में अमाउंट कॉलम जो है ना वो दो पार्ट में बना लो, एक साइड इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड, एक साइड फेयर वैल्यू मेथड। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आएगा दे वोंट आस्क यू फॉर जर्नल्स, दे ओनली विल आस्क यू कि कंप्यूट एक्सपेंसेस। अगर जर्नल आ जाए और दोनों का करना पड़े तो आप दो कॉलम बना लो, फेयर वैल्यू मेथड, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। जर्नल एंट्री एक ही लिखो, अमाउंट अलग अलग लिख दो। मल्लिका आप ऊपर वाली टेबल का ही पार्ट 2 बना लो, जिसमें पहले 3 चीज तो कांस्टेंट रह जाएंगे और खाली फेयर वैल्यू की जगह इंट्रिंसिक वैल्यू आ जाएगा और आप उसके हिसाब से कंप्यूट कर लो। आप इसी टेबल का पार्ट 2 बना सकते हो, पूरा टेबल बनाने का जरूरत नहीं है। एज पर इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड, इंट्रिंसिक वैल्यू इक्वल टू इतना, तो क्लोजिंग ईएसओ, ओपनिंग ईएसओ और तीसरा हो गया एक्सपेंस फॉर द ईयर। जर्नल एंट्रीज आप लोग कर लोगे। देखो जर्नल एंट्रीज हमने टोटल 4 ही सीखी है। ECE टू ESOO ये हर साल होगा, PL टू ECE ये हर साल होगा, 3 साल ये एंट्री करना होगा रेस्पेक्टिव अमाउंट से। जब शेयर इश्यू होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, कितने लोगों ने शेयर लिया, बैंक अकाउंट डेबिट कितने लोगों ने शेयर लिया, 480। बैंक अकाउंट डेबिट 480 इंटू एक्सरसाइज प्राइस 125, 480 इंटू 100 इंटू 125। ESOO अकाउंट डेबिट, ध्यान से फेयर वैल्यू में 480 इंटू 100 इंटू 30, और अगर इंट्रिंसिक वैल्यू है 480 इंटू 100 इंटू 24। टू इक्विटी शेयर कैपिटल 480 इंटू 100 इंटू 10, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम बैलेंसिंग फिगर, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम बैलेंसिंग फिगर। 12 इंप्लॉइज ने नहीं लिया, 12 इंप्लॉइज ने नहीं लिया तो ESOO टू जनरल रिजर्व 12 इंटू 100 इंटू 30 या 24, फेयर वैल्यू मेथड 30, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड 24, 12 इंटू 100 इंटू 30 या 24। अकाउंट बनाना था, उसमें भी कुछ नहीं है, मैं एक बार आपको बनवा देता हूं। आओ ना, अकाउंट कैसे बनेगा, इधर आओ। मान लो आपने बनाया ESOO अकाउंट, सबसे मेन अकाउंट तो यही है। एक आप ECE अकाउंट भी बना सकते हो, वो इसी का उल्टा एंट्री होगा, रिवर्स एंट्री, क्योंकि इसी का डबल एंट्री होता है उसका। ESO पहला 31 मार्च 2015, 31 मार्च 2015 बाई ECE। पहला साल खर्चा कितना बना बताओ, पहला साल खर्चा कितना बना, 494 और इधर बना 395 200, 494
या 395 200, दोनों मेथड। फिर हो गया 2 बैलेंस CD, फर्स्ट ईयर कंप्लीट, 494 395 200। सेकेंड ईयर बाई बैलेंस BD, 494 395 200। सेकेंड ईयर बाई ECE, 31 मार्च 16। सेकेंड ईयर का खर्चा क्या हुआ, 466 और 372 800, 466 372 800। तो यहां आ गया 2 बैलेंस CD, 494 प्लस 466 960 और 395 200 प्लस 372 800 768। थर्ड ईयर बाई बैलेंस BD, 960 और 768। ठीक है, इधर आ जाएगा बाई ECE, 31 मार्च 17। बाई ECE पहले वाले में था 5,16,000, दूसरे वाले में था 4,12,800। 5,16,000 4,12,800, 2 बैलेंस CD। ECE का अकाउंट बिल्कुल इसका उल्टा, वो ECE में 2 ESO 2 ESO 2 ESO बाई PL बाई PL बाई PL, कुछ सिखाने का नहीं है। 960 प्लस 516 1476 और इधर 768 प्लस 412 800, 11,80,800। फिर बाई बैलेंस BD 1476, 11,80,800। अब शेयर इश्यू हो गया, जो शेयर इश्यू हो गया टू इक्विटी कैपिटल एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम, आप बाइफरकेट नहीं कर पाओगे। आप चाहो तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम लिख देना, टू इक्विटी शेयर कैपिटल मत लिखना, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम लिखना और टू जनरल रिजर्व। ये हो गया आपका काम खत्म। जितना शेयर इश्यू हुआ वो चला गया कैपिटल का पार्ट और जो नहीं इश्यू हुआ वो चला गया जनरल रिजर्व में। अगर आपने क्वेश्चन बनाया होगा 480 इंटू 100 इंटू 30 1440, 12 इंटू 100 इंटू 30 36, ये खत्म हो गया। इधर 480 इंटू 100 इंटू 24 1152, 12 इंटू 100 इंटू 24 28,800। ये रेस्पेक्टिवली कैपिटल और जनरल रिजर्व में चला गया। जो इश्यू हो गया वो कैपिटल का पार्ट, जो नहीं हो पाया वो जनरल रिजर्व। ये अकाउंट बनाने में कोई चाप हो सकता है, मेरे को नहीं लगता, अगर आपको लगता है तो थोड़ा लिख लो इस चीज को। ECE अकाउंट बिल्कुल इसका उल्टा, 2 ESO 2 ESO 2 ESO बाई PL बाई PL बाई PL, बात खत्म। वो इतना सही अकाउंट बनेगा। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। और आप लोग लिख रहे हैं तो लिख लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ECE ESO 2 अकाउंट बनाना पड़ेगा। ECE रिजर्व है, हर साल अक्यूमुलेट करेंगे ओवर द वेस्टिंग पीरियड और एक्सरसाइज पीरियड में यूज होके शेयर कैपिटल इश्यू हो जाएगा। जो वेस्टेड ऑप्शन लैप्स होगा उतना ESO चला जाएगा जनरल रिजर्व। बस सिर्फ एक आप समझो फॉर्मेलिटी है, मांगा तो दिया, नहीं तो इसका कोई ज्ञान वाला बात नहीं है। एग्जाम में भी क्वेश्चन अगर इंस्टीट्यूट देता है तो ज्यादा फोकस एक्सपेंसेस पर ही रखता है। जिसने एक्सपेंस करेक्ट कैलकुलेट किए हैं उसका नॉर्मली क्वेश्चन सही ही होता है। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। ये सबसे मेन होमवर्क था जो मैंने लास्ट क्लास आपको दिया था। इसके बाद सारे होमवर्क चिंदी क्वेश्चंस थे, मैं डिस्कस करूंगा बट चिंदी क्वेश्चंस थे।
आगे चलूं, ये इंट्रिंसिक वैल्यू है, सॉरी ये फेयर वैल्यू है, ये इंट्रिंसिक वैल्यू है। दो अकाउंट बनाना विल बी अ वेस्ट ऑफ टाइम, इसीलिए मैंने दो कॉलम बना दिए। आपकी जर्नल एंट्री भी देखो ऐसी ही हुई होगी। जनरल रिजर्व का ट्रांसफर चेक कर लो, यही आंसर आया होगा। डन, आ जाइए। अब होमवर्क था, एक सेकेंड मैं बहुत नीचे आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाओ फटाफट। क्वेश्चन 2 5 मिनट में सल्टाना है, जल्दी आओ। यस साक्षी, अगर एग्जाम में आपको बोल दे इस क्वेश्चन के लिए करना, आप दो कॉलम बना के कर सकते हो, इंट्रिंसिक वैल्यू, फेयर वैल्यू, अदरवाइज इट विल वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम विदाउट यील्डिंग एनी एक्स्ट्रा नॉलेज ऑफ योर्स। कोई फायदा नहीं है, नहीं पूछेगा एग्जाम में वैसा, निस्फिक्र रहे आप, नहीं पूछेगा। X Limited has its share capital divided into equity shares of ₹10 each. On 1/4/12, it granted 20,000 employee stock option at 50 each when the market price was 120. 120 का शेयर 50 रुपए में दे रहे हैं, 70 रुपए सस्ता। The options were to be exercised between 15 मार्च 13 and 31 मार्च 13। मतलब ये कोई बड़ा वेस्टिंग कंडीशन नहीं है, आज ऑप्शन दे दिया, इस साल के एंड में खरीदना हो खरीद लेना तुम, खरीद लेना तुम, ठीक है, इसी साल में सारा काम हो जाएगा। The employees exercised their option for 16,000 shares only and remaining option lapsed. आपको जर्नल एंट्रीज वगैरह करना है। जब काम एक ही साल में कंप्लीट हो जा रहा है तो हम लोगों को रिजर्व वगैरह क्रिएट करने का जरूरत नहीं है, हम लोग सिंपली अपना इशू का अकाउंटिंग करके काम कंप्लीट करेंगे। अगर मैं जर्नल एंट्री दिखाऊं, दीदी ने किया है, दीदी क्वेश्चन नंबर 2 कहां गया, एक सेकेंड, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, बैंक अकाउंट डेबिट, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, 4800, एक सेकेंड, ये तो क्वेश्चन नंबर 2 नहीं है, नंबर ऊपर नीचे लिख दिया, ये क्वेश्चन 4 है, ओके, पेज 2 है क्या, ओके सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा, नहीं क्वेश्चन 3 है, क्वेश्चन 2 ये रहा। बैंक अकाउंट डेबिट 60,000 इंटू 50, 16,000 शेयर पे 50 रुपया करके मिलेगा, 70 रुपया सस्ता दिया है तो वो इंप्लॉई का रेम्यूनरेशन, इंप्लॉई कंपेंसेशन 16,000 इंटू 70, इक्विटी शेयर कैपिटल 16,000 इंटू 10 और बैलेंसिंग फिगर सिक्योरिटीज प्रीमियम, बैलेंसिंग फिगर सिक्योरिटीज प्रीमियम, और खर्चा पीएल में चला जाएगा, खर्चा पीएल में चला जाएगा। तो हमने 16,000 शेयर इशू किए 50 रुपए में, जिनकी मार्केट वैल्यू 120 रुपए है, तो 70 रुपए जो सस्ता है वो इंप्लॉई कंपेंसेशन एक्सपेंस। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है सर, आगे चलो। क्वेश्चन 3, S Limited grant 1000 options to its employees on 1/4/10 at ₹60. वेस्टिंग पीरियड इज 2.5 years। ध्यान से यहां वेस्टिंग पीरियड दे दिया, वेस्टिंग पीरियड मतलब ये इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान है, परचेज प्लान नहीं, ऑप्शन प्लान है। द मैक्सिमम एक्सरसाइज पीरियड इज 1 year। मार्केट प्राइस ऑन दैट डेट 90 रुपीज, 90 का शेयर 60 में देंगे तो 30 रुपए सस्ता, इंट्रिंसिक वैल्यू 30 रुपीज। ऑल दी ऑप्शंस वेर एक्सरसाइज्ड ऑन 31 जुलाई, ऑल दी ऑप्शंस वेर एक्सरसाइज्ड। माय गॉड, कुछ करना ही नहीं है इधर, हर साल का एक्सपेंस होगा, एक्सपेंस 1000 ऑप्शंस इंटू ₹30 इंटू 1/3, हर साल का खर्चा 10,000 10,000 10,000 बुक करोगे। ओ 2.5 years है, 2.5 years है, तो मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूं, 12,000 12,000 6,000 बुक करोगे, 12,000 सेकेंड ईयर में 12,000 और थर्ड ईयर में 6,000, थर्ड ईयर में 6,000। ये 3 साल आप खर्चा बुक करोगे, 12 12 6 12 12 6, 2.5 years था, 12 12 6, और फिर शेयर इश्यू कर दोगे, बैंक अकाउंट डेबिट, ESO अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, बात खत्म। सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। फर्स्ट ईयर का एक्सपेंस 12,000,
दीदी ने पहले उसकी एंट्री कर दी, ठीक है। सेकेंड ईयर का एक्सपेंस 12,000, दीदी ने फिर उसकी एंट्री कर दी। थर्ड ईयर का एक्सपेंस 6,000, दीदी ने फिर उसकी एंट्री कर दी। तो 12, 12, 6 एंट्री वही होगा, ईसीई टू ईएसओ, पीएल टू ईसीई। वर्किंग एक साथ करना, वर्किंग तोड़ तोड़ के मत करना, पहले वर्किंग करना फिर जर्नल्स करना। फिर शेयर इश्यू होगा, बैंक अकाउंट डेबिट 1000 इंटू 60 एक्सरसाइज प्राइस, ईएसओ अकाउंट डेबिट 1000 इंटू 30, टू शेयर कैपिटल 1000 इंटू 10, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 1000 इंटू 80 या बैलेंसिंग फिगर। ये क्वेश्चन नंबर 3। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ये ऑप्शन प्लान था, 2.5 साल का वेस्टिंग है, काम करना पड़ेगा फिर शेयर मिलेगा, फ्री में नहीं मिलेगा, काम करो फिर शेयर मिलेगा। ये नॉर्मल वाला एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। सर ये सब एग्जाम में आएगा, आप भी सोचो आप क्या पूछ रहे हो। सर यहां पे जर्नलिज्म में कुछ ट्रांसफर नहीं होगा, जब सबने एक्सरसाइज कर लिया तो जर्नलिज्म में क्यों ट्रांसफर होगा? वो तब होता था जब वेस्टेड ऑप्शन लैप्स हो जाए, एक्सरसाइज ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, कंपनी का शेयर कैपिटल डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 1/4/12 ग्रांटेड 5,000 एम्प्लॉइज एट 50 व्हेन द मार्केट प्राइस वाज 140, 90 रुपया सस्ता। The option were to be exercised between 1/3/13 and 31st March 13। इसी साल आपको एक्सरसाइज करके शेयर्स खरीद लेना है, कोई अलग से वेस्टिंग वगैरह नहीं है। The employees exercise their options for 4800 only and remaining option lapsed। क्योंकि इसी साल का है तो मैं 5,000 पे खर्चा बना के फिर 200 रिवर्स करने से अच्छा 4800 का ही खर्चा बना लूं। बैंक अकाउंट डेबिट 4800 इंटू 50, ईसीई अकाउंट डेबिट 4800 इंटू 90 जो सस्ता दिया हमने, टू शेयर कैपिटल 4800 इंटू 10, बैलेंसिंग फिगर हो गया सिक्योरिटीज प्रीमियम 4800 इंटू 130, 624, और खर्चा पीएल में चला जाएगा, खर्चा पीएल में चला जाएगा। सर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है क्या? अभी मैं दिखाऊंगा कैसा एग्जाम में आता है, मैं आपको दिखाऊंगा, समरी बुक में हम लोगों का लिखा हुआ है, तो उससे आपको पता चल जाएगा क्या एग्जाम में आएगा। अगर ये 5 मार्क के लिए आ जाए, प्लीज प्लीज नरेशन लिख देना, कोई स्कोप मत छोड़ना मार्क्स कटने का, अच्छे से फॉर्मेट और नरेशन लिख के आना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क था क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5, ऑन 1st April 12 company offered 100 shares to its 500 employees at 50 per share। The employees are given a year to accept the offer। एक साल दिया गया है, एक्सेप्ट कर लो, कोई वेस्टिंग नहीं है, तुमको खरीदना का ऑप्शन दिया है, तुम खरीद सकते हो। The shares issued under the plan shall be subject to lock in on transfer for 3 years from grant date। खरीदने के बाद 3 साल तक आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। The market price of shares of the company on grant date is ₹60। Due to post vesting restriction, the fair value issued under the plan is 56। नॉर्मल शेयर का मार्केट प्राइस 60 रुपया है, बट यहां पे क्योंकि रेस्ट्रिक्शन है तो इन शेयर्स का वैल्यू, फेयर वैल्यू है 56। हम लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ये बेकार है, क्योंकि अगर हमारे शेयर में रेस्ट्रिक्शन है तो मैं फेयर वैल्यू उसी का देखूंगा जो विथ रेस्ट्रिक्शन है। On 31st March 13, 400 employees accepted the offer and 50 rupees per share purchased। Nominal value of each share is ₹10। जर्नल एंट्रीज करो। वापस एक साल का ही क्वेश्चन है। 400 एम्प्लॉइज ने 100 शेयर करके खरीदने का बात किया है। 56 का शेयर है, हम 50 में इश्यू करेंगे तो 6 रुपया सस्ता। आ जाओ। बैंक अकाउंट डेबिट 400 इंटू 100 इंटू 50 जो रुपया आएगा। ईसीई कितना सस्ता, 6 रुपया, 400 इंटू 100 इंटू 6, टू शेयर कैपिटल 400 इंटू 100 इंटू 10, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम बैलेंसिंग फिगर। 56 का शेयर हम 50 रुपीज में देंगे तो 6 रुपया सस्ता, ये 6 रुपया इंप्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस, और खर्चा पीएल में चला जाएगा, खर्चा पीएल में चला जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन में सिर्फ एक ही बात है कि फेयर वैल्यू 56 रेलिवेंट है, 60 रेलिवेंट नहीं है। मैं लिख सकता हूं नोट में, फेयर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स without restriction that is ₹60 is irrelevant। ये हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि हम जो शेयर्स दे रहे हैं एम्प्लॉय को उसमें रेस्ट्रिक्शन है।
हम जो शेयर्स दे रहे हैं एम्प्लॉइज को उसमें रेस्ट्रिक्शन है। अगर रेस्ट्रिक्शन है तो 56 मेरे लिए रेलिवेंट है, 60 रेलिवेंट नहीं है। हम लोगों को एक्चुअली निकालना यही है, एम्प्लॉइज को हमने कितना सस्ता शेयर दिया ताकि उसको हम लोग एम्प्लॉय कंपेंसेशन का खर्चा बना सके। तो कितना सस्ता शेयर दिया डिपेंड करता है आपने कौन सा शेयर दिया। हमने शेयर दिया रेस्ट्रिक्शन वाला, तो फेयर वैल्यू 56 के हिसाब से बात होगा। क्लियर है? क्या मैं भाग तो नहीं रहा हूं? ये क्वेश्चंस देखो भैया वैसे ही है भागने लायक। मैं ये क्वेश्चन आपको इसीलिए सारे अच्छे से दिखा दे रहा हूं ताकि आपका अगर कोई गलती हो जाए बेकार का आप ठीक कर लो, अदरवाइज इन क्वेश्चंस में कुछ है नहीं। सेम क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास 2 किए थे और मैंने बोला था ये आपको घर पे करने हैं क्योंकि ये एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन नंबर 6, Arihant Limited share capital divided into equity share of ₹10 each. On 1/10/12 grant 20,000 employees stock option at 50 per share when market price was 120. 120 रुपया का शेयर 50 रुपए में देंगे तो 70 रुपए सस्ता, ठीक है। The options were to be exercised between 10th December and 31st March 2013. इसी साल 2 महीने बाद आप एक्सरसाइज कर सकते हो। आप बताना आप खरीदना चाहते हो कि नहीं, कोई वेस्टिंग कंडीशन नहीं है। The employees exercised option for 16,000 shares only. 16,000 शेयर्स खरीदा, बैलेंस छोड़ दिया, ठीक है। जर्नल एंट्रीज करो, आ जाओ। 16,000 शेयर्स खरीदा, 50 रुपया वो देगा, 70 रुपया खर्चा क्योंकि हम लोग सस्ता दे रहे हैं। बैंक अकाउंट डेबिट 16,000 into 50, ECE अकाउंट डेबिट 16,000 into 70 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 16,000 into 10 टू सिक्योरिटीज प्रीमियम बैलेंसिंग फिगर। और जो खर्चा है वो पीएल में चला जाएगा, जो खर्चा है वो पीएल में चला जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप कर पाओगे? सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्या? ज्यादातर यही 5 मार्क के क्वेश्चन देता है। इंस्टीट्यूट बोलता है मेरे पास ईसॉप चैप्टर से देने के लिए 5 मार्क्स है, तो इंस्टीट्यूट ज्यादातर यही टाइप के क्वेश्चन देता है। सिंपल 2 जर्नल एंट्री करना है, क्वेश्चन खत्म। ईसॉप और बाईबैक मिला के 15 मार्क्स आप एग्जाम में पकड़ के रखो। 15 मार्क्स। सर इस 15 में तो 15 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। मैं एडवांस अकाउंट्स में आपको गिना दूंगा कहां कहां आप मार्क्स पूरा स्कोर कर सकते हो। आप अगर उसको जोड़ लोगे ना, आप देखोगे 100 में 60 लाना कोई बड़ा बात नहीं है एडवांस अकाउंट्स में। चलो डन। क्वेश्चन 5 तो हमने देख लिया, शायद नहीं देखा क्या? क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 6 देख लिया। ये शायद डबल आ गया है, ये शायद डबल आ गया है। क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 6 हमने देख लिया, हो गया ये डबल आ गया। पीडीएफ पूजा ने भेजा, उसमें डबल आ गया शायद। क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 6 ऑलरेडी देख लिया हमने। डन, सारा होमवर्क क्लियर है। अब किसी को डाउट है तो पूछ लो। अब हमारा पहला काम रहेगा, हम समरी कंप्लीट करेंगे। फिर एक क्वेश्चन मैंने बाईबैक में छुड़वा रखा था, वो बाईबैक में जाकर मैं करवाऊंगा क्वेश्चन नंबर 20। पहले हम लोग समरी कंप्लीट करेंगे ताकि इस चैप्टर को हम लोग अच्छी तरीके से कंप्लीट कर ले। उसके बाद हम लोग एक जो क्वेश्चन छोड़े थे बाईबैक में, जो मैंने बोला था ईसॉप के बाद करवाऊंगा, वो क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करेंगे। आ जाओ। हाँ आदित्य, करेंगे अपने। आ जाओ। 4 टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर से आ सकते हैं। 4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। ईसॉप विथ वेस्टिंग पीरियड ग्रेटर देन 1 ईयर, 2.5 साल का वेस्टिंग पीरियड, 4 साल का वेस्टिंग पीरियड, वैसे टाइप के क्वेश्चन। ईसॉप विथ वेस्टिंग पीरियड लेस देन 1 ईयर, इट इज नथिंग बट ESPP, एम्प्लॉय स्टॉक परचेज प्लान। डन। ईसॉप विथ एम्प्लॉय फॉरफीचर, जो हमने बड़े बड़े क्वेश्चंस किए। ईसॉप विथ अर्निंग बेस्ड वेस्टिंग, याद है 16% होगा तो 1 साल, 13% होगा तो 2 साल, 10% होगा तो तीसरा साल, वो वाला क्वेश्चन जिसमें फर्स्ट ईयर में 1/2, फिर 2/3, 3/3, वो वाला टाइप का क्वेश्चन। ये 4 टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। पहले 2 टाइप के क्वेश्चन अगर आए तो 5 मार्क, दूसरे 2 टाइप आए तो 5 से 10 मार्क या 10 मार्क आप लेके चलो, इस चैप्टर से दिया जा सकता है। मेरे साथ क्वेश्चन नंबर लिखना शुरू करो।
मेरे साथ क्वेश्चन नंबर लिखना शुरू करो। इधर आप लिखोगे क्वेश्चन 5 एंड 11। 5 11 एक ही है, मैं क्वेश्चन 11 लिख देता हूं, सॉरी इधर 11 और 2 दो क्वेश्चन लिख देता हूं, इसमें कोई भी एक कर लेना। बहुत सारे क्वेश्चंस है, 11 है, 2 है, 4 है, 6 है, 5 है, वो सारे क्वेश्चंस है। मैं 2 क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप कर लेना, हो जाएगा। ग्रेटर देन 1 ईयर वाले में अभी क्वेश्चन 3 तुम लोगों ने किया था, वो चिंदी था, उसको छोड़ो। क्वेश्चन 9 और क्वेश्चन 12, 9 और 12, आप 9 लिखो। क्वेश्चन 9 विथ एम्प्लॉय फॉरफीचर में क्वेश्चन 12 एंड क्वेश्चन 4 5 6 एडिशनल। क्वेश्चन 4 5 6 एडिशनल क्वेश्चन बैंक का। और ये हो गया क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 10 था ना, क्वेश्चन 10, ये था क्वेश्चन नंबर 10। ये हर टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए। जब आप प्रैक्टिस करो, इंश्योर करना हर टाइप का एक आप कम से कम बना रहे हो, हर टाइप का एक आप कम से कम बना रहे हो, इंश्योर करना। अगर आप नीचे एग्जाम का देखोगे, एग्जाम हर टर्म में इस चैप्टर से क्वेश्चन आया है, हर टर्म, कोई टर्म नहीं छूटता है। ज्यादातर देखोगे तो वेस्टिंग विद इन 1 ईयर आपको दिखेगा, 1 साल के अंदर वेस्ट कर गया, जो मैंने ESPP सिखाया 5 मार्क का। और अर्निंग बेस्ड वेस्टिंग वाला जो क्वेश्चन था ना, 1/2, 2/3, 3/3, लर्न मत करना, एग्जाम में कुछ और घुमा देगा। वो वाला क्वेश्चन 2 बार एग्जाम में आया हुआ है, 10 मार्क 10 मार्क का। तो ऑलमोस्ट हर टर्म आपको इस चैप्टर से क्वेश्चन देखने मिलेगा ही। ये चैप्टर एग्जाम में छूटेगा नहीं, ये चैप्टर एग्जाम में छूट नहीं सकता, हर टर्म में क्वेश्चन आएगा और आएगा ही। एडवांस अकाउंट्स पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है एक एक चैप्टर कंप्लीट करते जाओ और उनका जो मार्क्स है वो अपने तरफ लेते जाओ कि यार ये चैप्टर बिल्कुल क्लियर है, 5 मार्क हाथ में है, ये चैप्टर क्लियर है, 5 मार्क हाथ में है, ये चैप्टर क्लियर है, 10 मार्क हाथ में है। इस तरीके से अगर अप्रोच करेंगे इस सब्जेक्ट को, ये सब्जेक्ट बड़ा ही ईजी है। कल मेरा मुकुल से बात हो रहा था, मुकुल आपका ही एक फ्रेंड है, उसका फोन आ गया था, तो मैं बात कर रहा था, सर हमारा फोन तो आप उठाते नहीं। मैं फोन कम ही उठाता हूं। कल बाई चांस मैंने उसका फोन उठा लिया, हम लोग बात कर रहे थे, वो बोल रहा था सर ग्रुप 2 का नाम एडवांस अकाउंट्स नहीं होना चाहिए था, ग्रुप 1 का नाम एडवांस अकाउंट्स होना चाहिए था, ग्रुप 2 का नाम कंपनी अकाउंट्स रख देता तो ठीक था। बेकार का डराया एडवांस अकाउंट्स नाम रख के। चलो आगे, मीनिंग ऑफ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान्स। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान इज अ कॉन्ट्रैक्ट that gives the employees of the company right but not the obligation for a specified period of time to purchase or subscribe to the shares of the company at a fixed determinable price। हमने एम्प्लॉय को राइट दे दिया कि भाई तुम शेयर्स खरीद लेना कंपनी का एट अ फिक्स प्राइस, प्राइस बता देंगे तुमको, सस्ता ही रहेगा वो, ये तुमको राइट दे दिया। इसको हम लोग बोलते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस जो फुलफिल करना होगा, जिसको बोलते हैं वेस्टिंग कंडीशंस। आगे, ईसॉप क्यों दिया जाता है? लिंक पर्सनल वेल्थ क्रिएशन टू ऑर्गेनाइजेशनल क्रिएशन। काम करो, मेहनत करो, ऑर्गेनाइजेशन का अगर शेयर प्राइस बढ़ेगा तो तुम्हारा भी ग्रोथ होगा, क्योंकि तुम कंपनी के मालिक बन चुके हो। अट्रैक्ट, रिवॉर्ड, मोटिवेट एंड रिटेन टैलेंट, टैलेंट को रोकने के लिए, ताकि इंप्लॉइज हमारे यहां टिके रहे। डेफर्ड कंपेंसेशन स्ट्रैटेजी, आज कोई पैसा नहीं देना है, आप काम करो, आपको शेयर्स इशू किया जाएगा। डेफर्ड। रिडक्शन इन कैश कॉस्ट, शेयर्स, आपको सैलरी बढ़ाने की जरूरत नहीं है, आपका सैलरी बढ़ाने के अगेंस्ट आप ईसॉप इशू कर रहे हो। प्रोमोट एम्प्लॉय ओनरशिप कल्चर, कैन बी स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर स्टार्टअप कंपनीज दैट आर कैश स्टार्व्ड। स्टार्टअप कंपनीज के लिए अच्छा है जहां कैश का क्रंच रहता है, वो ईसॉप इशू करके अपने एम्प्लॉइज को बढ़ावा देती है। रहो, तुम यहां पे सिर्फ एम्प्लॉय नहीं हो, तुम मालिक भी हो, अच्छे से काम करो। ये हो गया ईसॉप क्यों दिया जाता है। कभी अगर क्वेश्चन आ जाए थ्योरेटिकल, ईसॉप क्यों दिया जाता है, आप ये पॉइंट्स लिख सकते हो। मैंने एक जगह लिखकर आपको दे दिए, मन से लिखना वो भी सही होगा, ठीक है बात।
ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान में होता क्या है? कंपनी और एम्प्लॉय के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि हम आपको एक पर्टिकुलर कंडीशन सेटिस्फाई करने से शेयर खरीदने का मौका देंगे एट अ फिक्स्ड प्राइस। ये हो गया कंपनी और उसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट। जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होगा उसको हम लोग बोलते हैं ग्रांट ऑफ ऑप्शन। ग्रांट ऑफ ऑप्शन, सारा रेजोल्यूशन वगैरह पास करवाने के बाद जिस दिन स्कीम फाइनली हमने लागू की, ग्रांट ऑफ ऑप्शन। ग्रांट के बाद आपको कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी जिस पीरियड में आपका ऑप्शन आपके ऊपर वेस्ट होगा। वेस्टिंग ऑफ ऑप्शन, अगर आप कंडीशन सेटिस्फाई करते हो तो वेस्टिंग हो जाने के बाद आप ऑप्शंस को एक्सरसाइज करोगे और फाइनली कंपनी आपको शेयर्स अलॉट करेगी। तो ग्रांट हुआ, फिर वेस्टिंग हुआ, फिर एक्सरसाइज हुआ, एक्सरसाइज किया तो कंपनी ने आपको शेयर्स अलॉट कर दिया। डन, एकदम सिंपल। आगे, टाइप ऑफ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, इक्विटी सेटल्ड, कैश सेटल्ड, इक्विटी सेटल्ड विथ कैश ऑल्टरनेटिव। हमारे एग्जाम के लिए रेलिवेंट है इक्विटी सेटल्ड। इसमें हमने दो पढ़ा, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, एम्प्लॉय स्टॉक परचेज प्लान। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान होता है विथ वेस्टिंग कंडीशंस। फुलफिल करोगे तो खरीदने का मौका मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। यहां पे एम्प्लॉइज कैन परचेज shares as a part of public issue at concessional price, no vesting conditions। तुम एम्प्लॉय हो, तुमको दिया ऑफर, जाओ खरीद लो, एंजॉय करो लाइफ, नो वेस्टिंग कंडीशंस। यहां पे एम्प्लॉइज को शेयर्स मिलेगा, शेयर्स, क्योंकि ये इक्विटी सेटल्ड है। यहां पे पैसा नहीं, शेयर्स मिलेगा। पैसा दो, शेयर खरीदो, सस्ते दाम पे शेयर्स मिल रहा है। आप लिख सकते हो इक्विटी सेटल्ड का मतलब सस्ते दाम पर शेयर्स मिलेगा। बंगाली में लिख सकते हो सस्ताते शेयर्स पाबो या कम दामे शेयर्स पाबो। सस्ते दाम पर शेयर्स मिलेगा, एक विथ वेस्टिंग कंडीशन, एक विदाउट वेस्टिंग कंडीशन एज अ पार्ट ऑफ पब्लिक इशू। स्टॉक अप्रिसिएशन राइट, कैश सेटल्ड, एम्प्लॉय विल गेट कैश टू द एक्सटेंट ऑफ डिफरेंस of market price of equity shares at the end of vesting period, and exercise price, यहां पर एम्प्लॉय को शेयर्स नहीं मिलेगा, कैश मिलेगा, कैश। वेस्टिंग आपने सेटिस्फाई किया तो जो उस दिन प्राइस है उस प्राइस का माइनस एक्सरसाइज प्राइस का जो डिफरेंस है वो आपको कैश में दे देंगे। नहीं तो आप क्या करते, एक्सरसाइज प्राइस पे खरीदते और मार्केट में सेल कर देते, आपको उतना ही प्रॉफिट होता, उतना कैश हमसे ले जाओ। ये इसका नाम होता है निष्ठा, स्टॉक अप्रिसिएशन राइट्स। अप्रिसिएशन मतलब स्टॉक का वैल्यू बढ़ेगा, उस हिसाब से तुमको पैसा मिलेगा, स्टॉक अप्रिसिएशन राइट्स। इसका अकाउंटिंग देखो कैसे करते हैं, थोड़ा सा समझाता हूं, सुनने की कोशिश करना, समझने की। ये एग्जाम वाइज रेलेवेंट नहीं है, सुनना ध्यान से। स्टॉक अप्रिसिएशन राइट में सबसे पहला चीज बोला गया, जैसे आप इक्विटी सेटल्ड ऑप्शन में एक खर्चा और एक रिजर्व बनाते हो, यहां पे खर्चा बनेगा बट रिजर्व नहीं बनेगा, क्योंकि ये स्टॉक अप्रिसिएशन राइट कंपनी के लिए फ्यूचर में इक्विटी बनने वाला नहीं है, ये एक लाइबिलिटी है।
लायबिलिटी क्यों? क्योंकि कंपनी का ऑब्लिगेशन है कि फ्यूचर में कैश चुकाना है। हम लोग इसको फाइनेंशियल लायबिलिटीज भी बोलते हैं। एक फाइनेंशियल लायबिलिटी है, फ्यूचर में कंपनी को पैसा मिलके शेयर्स नहीं देना है, कंपनी को कैश में चुकाना है जो भी प्राइस का डिफरेंस होगा, तो ये कंपनी के लिए लायबिलिटी है। हम लोग जो जर्नल एंट्री अभी तक कर रहे थे ना, ECE टू ESO, अब जर्नल एंट्री चेंज हो जाएगा ECE टू स्टॉक अप्रिसिएशन राइट्स। ये नाम है लायबिलिटी का, प्रोविजन फॉर स्टॉक अप्रिसिएशन राइट्स। ECE अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर स्टॉक अप्रिसिएशन राइट्स। हर साल खर्चा और लायबिलिटी, खर्चा और लायबिलिटी, खर्चा और लायबिलिटी। जिस दिन आपका एक्सरसाइज डेट आएगा, वेस्टिंग पीरियड खत्म होगा, कंपनी लायबिलिटी का पेमेंट करेगी। प्रोविजन फॉर SAR, स्टॉक अप्रिसिएशन राइट डेबिट टू कैश। तो हर साल हम लोग ECE अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर SAR, ECE अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर SAR, ECE अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर SAR बनाएंगे। अब रिजर्व क्रिएट नहीं होगा, अब लायबिलिटी बनेगा, क्योंकि यहां पर पैसा कैश में चुकाना है, यहां शेयर इश्यू नहीं होगा। तो ECE टू प्रोविजन फॉर SAR, और जिस दिन वेस्टिंग पीरियड खत्म होगा, प्रोविजन फॉर SAR टू कैश, कंपनी डिफरेंस का पैसा इंप्लॉइज को देकर खत्म कर देगा। सर एक डाउट है सर, यहां पर ना, यहां पर अगर फ्यूचर में प्राइस चेंज हो रहा था तो हम लोग उसको कंसीडर नहीं कर रहे थे, क्योंकि हम लोग फेयर वैल्यू ऑन ग्रांट डेट निकाल के उसके हिसाब से सारा क्वेश्चन कर रहे थे। बट सर यहां पर मान लो फर्स्ट ईयर ग्रांट डेट पर लिखना मत, ग्रांट डेट पर शेयर प्राइस चल रहा है 80, एक्सरसाइज प्राइस 50, 30 रुपए सस्ता। फर्स्ट ईयर एंड सर शेयर प्राइस 85 और ये एक्सरसाइज प्राइस तो फिक्स रहेगा 50। तो सर हम लोग वहां पे ना ग्रांट डेट का इंट्रिंसिक वैल्यू या फेयर वैल्यू लेकर पूरा खर्चा बनाते थे। सर क्या यहां पर भी ग्रांट डेट का फेयर वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू लेकर लायबिलिटी और खर्चा बनेगा? नहीं। यहां पर अब आपको ईयर एंड पे हर ईयर एंड का फेयर वैल्यू जो है उसके हिसाब से आपको खर्चा बनाना पड़ेगा। जब मैं फर्स्ट ईयर एंड पे खर्चा बनाऊंगा, मान लो मैंने 10,000 स्टॉक अप्रिसिएशन राइट्स दिया है 10,000, तो 10,000 इंटू 35 इंटू 1/3 फर्स्ट ईयर का, एकदम फर्स्ट ईयर एंड के हिसाब से जो मेरा फेयर वैल्यू का डिफरेंस है एक्सरसाइज प्राइस का, उसके हिसाब से मैं खर्चा बनाऊंगा। सेकेंड ईयर एंड में प्राइस हो गया 93 माइनस 50, अब कितना हो गया 43, 10,000 इंटू 43 इंटू 2/3 माइनस फर्स्ट ईयर का खर्चा। यानी अब हर साल ये जो फेयर वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू है ये चेंज होते जाएगा। अगर फेयर वैल्यू हर साल का दिया है तो फेयर वैल्यू लेंगे, नहीं दिया है तो इंट्रिंसिक वैल्यू लेंगे। थर्ड ईयर फाइनली प्राइस पता है कितना हो गया? प्राइस हो गया 99, या मान लो प्राइस हो गया 101, जबकि एक्सरसाइज प्राइस है 50। तो अब लायबिलिटी का पेमेंट कितना करना पड़ेगा? सर 101 रुपया प्राइस चल रहा है, हमने एक्सरसाइज प्राइस दिया था 50, 51 का पेमेंट करना पड़ेगा। तो लास्ट ईयर में जो लायबिलिटी बनेगा वो 51 के हिसाब से बनेगा, 51 के हिसाब से बनेगा। मतलब यहां पे अब आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि मेरा पेमेंट होगा एज पर दी फेयर वैल्यू ऑन दी वेस्टिंग पीरियड एंड फेयर वैल्यू, तो अब मेरे को हर साल इन स्टॉक एप्रिसिएशन राइट का वैल्यू को एज पर दी फेयर वैल्यू एट दी एंड ऑफ द ईयर के हिसाब से बदलना पड़ेगा। यहां पे हम लोग शेयर्स नहीं दे रहे हैं। अगर हम लोग शेयर्स दे रहे होते तो हम लोग बोलते हमने अपना फेयर वैल्यू डिसाइड कर लिया, अब मार्केट प्राइस बदलता है तो वो इंप्लॉय का प्रॉफिट लॉस है, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। बट स्टॉक अप्रिसिएशन राइट में क्या है ना, पैसा देना है एज पर दी फेयर वैल्यू जो रहेगा ऑन दी एंड ऑफ वेस्टिंग पीरियड। तो यहां पे आपको हर साल उस फेयर वैल्यू का वैल्यू नया नया निकाल कर उसके हिसाब से खर्चा मेंटेन करना पड़ेगा, ताकि लास्ट डेट पर जब आप पेमेंट करो वो फेयर वैल्यू जो हो वो इक्वल टू दी पेमेंट आ जाए कि इतना लायबिलिटी का हमको फाइनली पेमेंट करना है। इसको हम लोग बोलते हैं मार्क टू मार्केट। मार्क टू मार्केट, मार्केट वैल्यू के चेंजेस के हिसाब से आपका भी प्रोविजन का वैल्यू चेंज होता रहेगा। तो दो डिफरेंस है इक्विटी सेटल्ड और कैश सेटल्ड में। पहला डिफरेंस, इक्विटी सेटल्ड में रिजर्व क्रिएट होता था, कैश सेटल्ड में लायबिलिटी बनेगा। इंप्लॉई कंपेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर स्टॉक एप्रिसिएशन राइट, ये लायबिलिटी है। दूसरा डिफरेंस, जो मेरा ये लायबिलिटी का वैल्यू हम लोग कंप्यूट करेंगे, अब हम लोग फेयर वैल्यू ऑन दी ग्रांट डेट को नहीं लेंगे, हर साल के एंड में जो फेयर वैल्यू चेंजेस है उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे।
सर ग्रांट डेट में क्या होगा? कुछ नहीं होगा, उस दिन तो मैंने सिर्फ ऑप्शन दिया है, जो हर खर्चा और लायबिलिटी बनता है वो हर साल के एंड में बनेगा, तो उस दिन जो मेरा फेयर वैल्यू और एक्सरसाइज प्राइस का डिफरेंस है यानी इंट्रिंसिक वैल्यू है, उसके हिसाब से मैं हर साल एंट्री करूंगा, ताकि मेरे को जो एक्चुअल पेमेंट करना है वो मेरे वेस्टिंग पीरियड के एंड में उतना लायबिलिटी बन जाए। एग्जाम में नहीं आता है ये, एग्जाम में नहीं आता है ये, तो वहां पे हम लोग शेयर के प्राइस का चेंजेस को कंसीडर नहीं करते थे, बट यहां पे शेयर के प्राइस के चेंजेस को आपको कंसीडर करना होगा, क्योंकि इसी के हिसाब से आपको एंड में पेमेंट करना है। ये आपकी लायबिलिटी है, ये रिजर्व नहीं है, ये लायबिलिटी है जिसका 3 साल के बाद आप शेयर होल्डर को कैश में पेमेंट चुकाओगे, कैश में पेमेंट चुकाओगे। क्लियर है क्या? मैंने सिर्फ समझाया ताकि आपकी चीजें सुनी हुई रहे, कभी आपसे कोई पूछ ले तो आप बोल सको यार ये लायबिलिटी है, इस तरीके से लायबिलिटी बना लो, हर साल का जो फेयर वैल्यू और एक्सरसाइज प्राइस का डिफरेंस है उसके हिसाब से लायबिलिटी क्रिएट कर लो। तो 2 मेन डिफरेंस है बिटवीन इक्विटी सेटल्ड एंड कैश सेटल्ड। सारे बच्चों को क्लियर है? बेसिक मतलब मेरे को सिर्फ बेसिक सिखाना है, मेरे को इसके ऊपर ज्ञान नहीं देना है, क्योंकि इंस्टीट्यूट के मैथ में कहीं इसके ऊपर कोई क्वेश्चन एग्जिस्ट नहीं करता है। सर इक्विटी सेटल्ड विद कैश ऑल्टरनेटिव का क्या होता है? उसमें अभी आपको सीखने का जरूरत नहीं है, उसमें पहले कैश ऑल्टरनेटिव के हिसाब से लायबिलिटी देखते हैं। अगर इक्विटी कंपोनेंट उससे ज्यादा होता है तो डिफरेंस कंपोनेंट इक्विटी बनता है, वो आपके लिए भी जरूरी नहीं है, वो आपके लिए बिल्कुल है ही नहीं। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? इक्विटी सेटल्ड मतलब सस्ते दाम पे शेयर्स मिलेगा, कैश सेटल्ड मतलब शेयर प्राइस का डिफरेंस कैश में मिलेगा, शेयर प्राइस का डिफरेंस कैश में मिलेगा। और इक्विटी सेटल्ड विद कैश ऑल्टरनेटिव का मतलब आपके पास दोनों ऑप्शन है, शेयर लेना है तो शेयर ले लेना, कैश लेना है तो कैश ले लेना। यहां पर आप देखोगे नॉर्मली जो कंपनीज बनाती है, शेयर्स लोगे तो 1000 शेयर लेंगे, कैश लोगे तो 400 के हिसाब से कैश देंगे, 500 के हिसाब से कैश देंगे, यानी कैश ऑल्टरनेटिव का जो कंपेंसेशन होगा वो कम होगा, शेयर्स वाला कंपेंसेशन थोड़ा ज्यादा देंगे ताकि हम लोगों को बोले आप शेयर सब्सक्राइब करो। कैश देने से बड़ा आउटफ्लो होता है, तो इसके लिए हम लोग ऐसा अलग अलग कर सकते हैं। इक्विटी शेयर्स लोगे तो 1000 शेयर देंगे, कैश लोगे तो 600 शेयर के हिसाब से कैश मिलेगा। कंप्लीट कंप्लीट। आगे चलते हैं। अकाउंटिंग फॉर ईसॉप्स इक्विटी सेटल्ड, अच्छे से पढ़ना, हाँ अच्छे से पढ़ना। एन एंटरप्राइज शुड रिकॉग्नाइज एज एन एक्सपेंस द सर्विसेज रिसीव्ड इन एन इक्विटी सेटल्ड एम्प्लॉई शेयर बेस्ड पेमेंट प्लान व्हेन इट रिसीव्स द सर्विसेज with a corresponding credit to an appropriate equity account called stock option outstanding account। ये एक रिजर्व है, रिजर्व इज अ पार्ट ऑफ इक्विटी रे। इक्विटी इज नॉट इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी इज नेटवर्थ, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स। तो ड्यूरिंग द वेस्टिंग पीरियड जब वो आपको सर्विसेज दे रहा है, आपको एक खर्चा और एक रिजर्व रिकॉग्नाइज करना चाहिए। The enterprise should account for those services as they are rendered by employee during the vesting period on a time proportionate basis with a corresponding credit to equity account. The stock option outstanding account is transitional in nature, transitional, as it gets ultimately transferred to another equity account such as share capital, securities premium or general reserve. शेयर सब्सक्राइब करेगा तो ईएसओ को कैपिटल और प्रीमियम में ट्रांसफर कर देंगे, अगर शेयर सब्सक्राइब नहीं करेगा तो ईएसओ को जनरल रिजर्व में डाल देंगे। तो ट्रांजिशनल है, ट्रांजिशनल खत्म हो जाएगा बाद में जाके। आगे चलते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ एक्सपेंस ड्यूरिंग द वेस्टिंग पीरियड, मैंने बहुत अच्छे से लिख रखा है, एक बार मेरे साथ अच्छे से रीड करना। टू कंप्यूट अमाउंट टू बी एक्सपेंस्ड द फॉलोइंग वेरिएबल्स आर टू बी कंसिडर्ड। कुछ वेरिएबल्स पे ध्यान रखना है। नंबर ऑफ इंप्लॉइज एक्सपेक्टेड टू फुलफिल द वेस्टिंग कंडीशन, कितने इंप्लॉइज एक्सपेक्टेड है कि कंप्लीट करेंगे वेस्टिंग। नंबर ऑफ ऑप्शन एक्सपेक्टेड टू वेस्ट, ये कुछ नहीं है रे, नंबर ऑफ इंप्लॉइज एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट वेस्टिंग पीरियड मल्टीप्लाइड बाय शेयर्स पर एम्प्लॉय, जो ऑप्शन हमने दिया है शेयर्स खरीदने का। नंबर ऑफ इंप्लॉइज एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट वेस्टिंग पीरियड मल्टीप्लाइड बाय शेयर्स पर एम्प्लॉय। तीसरा फेयर वैल्यू या इंट्रिंसिक वैल्यू,
अगर फेयर वैल्यू दिया हुआ रहेगा तो हम लोग ये यूज करेंगे, ये नहीं दिया हुआ रहेगा तो इंट्रिंसिक वैल्यू। नंबर 4, एक्सपेक्टेड वेस्टिंग पीरियड। नॉर्मली वेस्टिंग पीरियड आपके क्वेश्चंस में फिक्स था, बट एक क्वेश्चन में हमने देखा था वेस्टिंग पीरियड भी बदल सकता है। पहले साल लगा कि वेस्टिंग पीरियड 2 साल में हो जाएगा, बट दूसरे साल जाके पता चला वेस्टिंग पीरियड 3 साल भी हो सकता है, तो एक्सपेक्टेड वेस्टिंग पीरियड। If fair value of option is given, then it shall be used to compute the amount to be expensed. If fair value is not given, use intrinsic value. और intrinsic value होगा market price of share on grant date minus exercise price. grant date के दिन market price क्या है? minus exercise price. कितने सस्ते में shares दोगे, कितने सस्ते में shares दोगे, that is intrinsic value. that is intrinsic value. अब computation कैसे होगा? सुन, फॉर्मूला लिखाया था, कंप्यूटेशन कैसे होगा? नंबर ऑफ ऑप्शंस एक्सपेक्टेड टू वेस्ट, नंबर ऑफ ऑप्शंस एक्सपेक्टेड टू वेस्ट मल्टीप्लाइड बाई, आप नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इंटू नंबर ऑफ ऑप्शंस भी कर सकते हैं, मैं नंबर ऑफ ऑप्शंस एक साथ कर रहा हूं, मल्टीप्लाइड बाई फेयर वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू। फेयर वैल्यू है तो फेयर वैल्यू, नहीं तो इंट्रिंसिक वैल्यू, multiplied by completed years divided by total expected vesting period, total expected vesting period minus reserve already created, reserve already या opening reserve लिख देता हूं, minus opening reserve balance। फर्स्ट ईयर में ओपनिंग रिजर्व बैलेंस 0 होगा तो फर्स्ट ईयर में पूरा खर्चा, बट सेकेंड ईयर एंड ऑनवर्ड्स आपको ओपनिंग रिजर्व माइनस करना है ताकि क्यूमुलेटिव तरीके से खर्चा निकल सके। नंबर ऑफ ऑप्शंस एक्सपेक्टेड टू वेस्ट मल्टीप्लाइड बाय फेयर वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय कंप्लीटेड ईयर्स डिवाइडेड बाय टोटल एक्सपेक्टेड वेस्टिंग पीरियड माइनस ओपनिंग रिजर्व बैलेंस। ये कैसे निकला? ऊपर लिखा हुआ है, number of employees expected to complete multiplied by options per employee, multiplied by options या shares per employee। ये फॉर्मूला हो गया। अगर किसी बच्चे को लॉजिक नहीं समझ में आता है तो वो फॉर्मूला लर्न कर सकता है। मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है फॉर्मूला। हाँ, रिवाइज करते समय क्या होता है, फॉर्मूला दिखने से एक बार चीजें दिमाग में आ जाती है, फिर पुट करना इजी हो जाता है। कोई डाउट है किसी भी बच्चे को? कोई डाउट है किसी भी बच्चे को? ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। एक चीज ध्यान रखना, नोट, इन केस ऑफ ESPP no need to compute expense separately. Amount of expense equals to number of shares subscribed, subscribed लिख रहा हूं, जितना शेयर आपने सब्सक्राइब कर लिया मल्टीप्लाइड बाय इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर, इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर। इंट्रिंसिक वैल्यू आप जानते ही हो, फेयर वैल्यू माइनस एक्सरसाइज प्राइस, फेयर वैल्यू ऑफ शेयर, हाँ शेयर माइनस एक्सरसाइज प्राइस। ESPP के केस में एक्सपेंस सेपरेटली कैलकुलेट करने का जरूरत ही है। जर्नल में ही कितना शेयर वो सब्सक्राइब किया मल्टीप्लाइड बाई कितना सस्ते में इशू किया, जो सस्ते में इशू किया वही उसका रेम्यूनरेशन का पार्ट है, रेम्यूनरेशन का पार्ट है। नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब इनटू इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर, यानी कितना सस्ता दिया आपने एम्प्लॉय को। क्लियर? फॉर्मूला सबको समझ में आया? फॉर्मूला मैंने अभी तक आपको फॉर्मूला कहीं नहीं लिखवाया था, यहां पे फॉर्मूला लिखवा रहा हूं क्योंकि समराइज करवा रहा हूं। मैंने अभी तक आपको लॉजिकली सोचना सिखाया था, ऐसे 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 करने का है, और आपने उसको कैच भी कर लिया था, आपने उसको कैच भी कर लिया था। डन, आगे चलते हैं। आप लिखोगे जर्नल एंट्रीज ऑन ग्रांट डेट नो एंट्री,
अभी सिर्फ स्कीम दिया है, कोई एंट्री नहीं, नो एंट्री। ड्यूरिंग वेस्टिंग पीरियड ECE अकाउंट डेबिट टू ESO, अगर कैश सेटल्ड होगा तो इसकी जगह आ जाएगा प्रोविजन फॉर SAR, जो आपके सिलेबस में नहीं है। SPL टू ECE, SPL टू ECE। बट कभी कभी रिवर्स एंट्री भी मानना पड़ सकता है, अगर वो नेगेटिव आ जाए खर्चे का अमाउंट, पहले सालों में ज्यादा बना लिया था, अब जाके लग रहा है उतना लगेगा ही नहीं, तो रिवर्स कर दो, एकदम रिवर्स एंट्री। इंस्टीट्यूट रिवर्स एंट्री में जनरल रिजर्व करता है, आप करना चाहो तो कर सकते हो, बट रूल है कि ड्यूरिंग वेस्टिंग पीरियड जो भी खर्चा या उसका रिवर्सल होगा वो PL से रूट होगा। इफ excess expenditure is created in earlier years and the amount of expense is negative, amount of expense for the year is negative, for the year is negative, then pass reverse entries, pass reverse entries, then pass reverse entries. Remember, ICAI transfers such reversals to general reserve. मैं आपके लिए लिखवा रहा हूं, मेरे को ये लिखवाने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपके लिए लिखवा रहा हूं। ECE टू ESO, SPL टू ECE। अगर खर्चा पहले ज्यादा बना हुआ है, अब रिवर्स करना है तो सिंपली रिवर्स एंट्री मार लो। ICAI रिवर्सल एंट्री में जनरल रिजर्व को क्रेडिट करता है, मतलब ESO टू ECE, उसके बाद ECE टू जनरल रिजर्व, ECE टू PL की जगह ECE टू जनरल रिजर्व। आप देख पाओगे, आप अगर ICAI का मैट का क्वेश्चंस देखोगे आप देख पाओगे। वेस्टिंग का काम हो गया, ये वेस्टिंग हर साल जितना बड़ा वेस्टिंग पीरियड है, 3 साल का है तो 3 बार, 4 साल का है 4 बार, 2 साल का है 2 बार आपको करना पड़ेगा। एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन बैंक अकाउंट डेबिट, ऑप्शंस एक्सरसाइज्ड मल्टीप्लाइड बाई एक्सरसाइज प्राइस, इतना रुपया देगा वो लोग। ESO अकाउंट डेबिट, ऑप्शंस एक्सरसाइज्ड मल्टीप्लाइड बाई फेयर वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ऑप्शन, जो आपने जितना रिजर्व बनाया है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ऑप्शंस एक्सरसाइज्ड मल्टीप्लाइड बाई फेस वैल्यू, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम बैलेंसिंग फिगर, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम बैलेंसिंग फिगर, बैंक अकाउंट डेबिट, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल टू प्रीमियम, जो रिजर्व बनाया था वो अब यूज करके शेयर इश्यू कर रहा हूं, कुछ पैसा शेयर होल्डर मतलब इंप्लॉई दे रहा है, कुछ पैसा कंपनी उसके लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है। अगर वेस्टेड ऑप्शन लैप्स हो जाए, वेस्टेड ऑप्शन लैप्स हो जाए, पकने के बाद फल अगर खराब हो जाए, ESO अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। Vested options lapsed या not exercised multiplied by fair value और intrinsic value, जो आपने रिजर्व क्रिएट किया था, multiplied by fair value और intrinsic value, जो आपने रिजर्व क्रिएट किया था। जो आपने रिजर्व क्रिएट किया था। जर्नल एंट्री मेरे बच्चे बड़ी सिंपल है, जर्नल एंट्री बड़ी सिंपल है। कोई डाउट है पूछ सकते हो। क्लास बफर कर रहा है तो राघव क्वालिटी कम कर लो, क्वालिटी कम कर लो, 360 कर लो। अभी देखो मैंने बोला था बरसात में इश्यू होता है इसका इंटरनेट का, आप 360 कर लो,
डन। लास्ट, इफ ऑप्शन आर टू वेस्ट विदिन अ ईयर, इफ ऑप्शन आर टू वेस्ट विदिन अ ईयर यानी ESPP, अमाउंट टू बी एक्सपेंस शैल बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज, डायरेक्टली जर्नल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, ECE अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। मैंने ऊपर लिखवा दिया था कैसे कैलकुलेट करते हैं। सिंपली जितना शेयर सब्सक्राइब करेगा मल्टीप्लाइड बाई फेयर वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ऑप्शन। नॉर्मली इंट्रिंसिक वैल्यू आपको दिखेगा। बैंक अकाउंट डेबिट, ECE अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ये एंट्री हो गया एम्प्लॉई स्टॉक परचेज प्लान। जहां पर कोई वेस्टिंग कंडीशन नहीं है, हमने उसको बोला शेयर्स खरीद लो, आ जाओ, कुछ सस्ते में दे रहे हैं, शेयर्स खरीद लो। तुम बहुत मेहनत करते हो हमारे लिए, हम तुमको शेयर्स देंगे, शेयर्स देंगे। राघव कम कर लो क्वालिटी, ऊपर एक बटन है सेटिंग्स बटन, उससे क्वालिटी कम कर लो। हो जाता है कभी कभी, इंटरनेट तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम्हारे फोन में है। चलिए, इज इट डन? इज इट डन? डन डना डन डन डना डन डन डना डन डन। ये हमने जो पढ़ा 3 क्लास, वो हमने समराइज कर लिया। कैसा लगा चैप्टर आप बताइए, कैसा लगा आपको ये चैप्टर? बढ़िया, नॉर्मल या क्या? कैसा लगा आपको ये चैप्टर? माय गॉड, क्यूट चैप्टर, छोटू सा, माय गॉड। चलो, एग्जाम में 5 to 10 ले आना तुम लोग। इस चैप्टर में मार्क्स नहीं कटना चाहिए। चलिए, एक लास्ट क्वेश्चन बाकी है, करके कंप्लीट करते हैं ताकि आपके दिमाग में ये टेंशन बन के ना रहे। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, आ जाओ। ये क्वेश्चन एक मिक्स्ड क्वेश्चन है। प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन है, बाई बैक भी है, ओन डिबेंचर यानी डिबेंचर के रिडेम्पशन का भी कॉन्सेप्ट है, इंप्लॉई स्टॉक ऑप्शन का भी कॉन्सेप्ट है। प्रेफरेंस शेयर रिडेम्पशन, बाई बैक, ईसॉप और डिबेंचर, चारों के कॉन्सेप्ट आपको देखने मिलेंगे। जो बच्चे फर्स्ट ग्रुप के चैप्टर्स भूल चुके हैं, थोड़ा सा रिवीजन करने का ट्राई करना, ठीक है। इंस्टीट्यूट के मैट में ये सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, बट बहुत गंदी तरीके से सॉल्व किया। गंदी तरीके से मतलब इंस्टीट्यूट ने अपने ही प्रोटोकॉल्स को क्वेश्चन सॉल्व करते समय फॉलो नहीं किया है। मैं जब क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, मैं एक एक चीज जो आपको समझाई थी, पढ़ाई थी, उसके बेसिस पे सॉल्व कराऊंगा। तो अपने को ये चैप्टर जब सॉल्व करना है, ध्यान से करने का, ये क्वेश्चन ध्यान से करने का है। आ जाओ, अच्छे से क्वेश्चन करो, आज छुट्टी दे दूंगा, नहीं कराऊंगा नया ये स्टार्ट, ठीक।
आधी घंटा पौना घंटा पढ़ा के हमको कोई फायदा नहीं होता है और हमको अच्छा भी नहीं लगता है। हमको चाहिए क्लास पूरा लंबा चौड़ा। आ जाओ, फिर तुम लोग एग्जाम के लिए रेडी हो जाना, मुंह हाथ धो के खाना पीना करके और अच्छे से एग्जाम देना। और एग्जाम के बाद जरूर बताना व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस, जरूर बताना, व्हाट्सएप टेलीग्राम करना, एक्सपीरियंस क्या रहा, कैसा रहा, सही से दिया या नहीं दिया, क्या प्रॉब्लम्स आई, सो दैट आई कैन गाइड यू प्रॉपरली। आ जाओ, एक्स्ट्रा लिमिटेड, अ नॉन लिस्टेड कंपनी, नॉन लिस्टेड, अनलिस्टेड बोल सकता था, नॉन लिस्टेड कंपनी, furnishes you with following summarized balance sheet as on 31st मार्च 2012। ये बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट आप पढ़ लो, कोई भी डाउट है तो आप बैलेंस शीट से पूछ सकते हो। कोई भी ऐसा आइटम जिसके बारे में आपको ज्ञान नहीं हो, शेयर कैपिटल, इक्विटी, प्रेफरेंस, रिजर्व में कैपिटल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व इज द अदर नेम ऑफ जनरल रिजर्व, सिक्योरिटीज, प्रीमियम, डिबेंचर्स, करंट लाइबिलिटीज, फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट। एकदम सिंपल बैलेंस शीट, ऑर्डिनरी। बट ये शेड्यूल 3 नहीं है, 80 फॉर्म में दिया है। अगर आपको रीड्रॉ करना पड़ा तो आप शेड्यूल 3 बनाओगे। The company redeemed the preference shares at a premium of 10% on 1st April 2012। ये 31st मार्च 12 था। 1st अप्रैल को कंपनी रिडीम कर रही है प्रेफरेंस शेयर्स, मतलब आफ्टर दिस बैलेंस शीट कंपनी विल रिडीम प्रेफरेंस शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। 20 लाख का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, 10% प्रीमियम, तो कितना रुपया देना होगा? 22 लाख देना होगा। 2 लाख का पोरोप्स का लॉस, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है। It also bought back 3 lakh equity share of ₹10 each at ₹30 per share। कंपनी के 10 लाख शेयर्स में से 3 लाख शेयर्स कंपनी ने खरीद लिया। ध्यान से, सर 10 लाख में से 3 लाख इक्विटी शेयर्स तो परचेज कर ही नहीं सकते सर, 25% मैक्सिमम होता है सर, 10 लाख से 3 लाख कैसे कर सकते हैं? क्वेश्चन जो बोल दिया वो सबसे ऊपर है। क्वेश्चन अगर गलत भी लिखा है तो आप गलती के हिसाब से ही करके आओगे। नोट दे देना कि कंपनी हैज बॉट बैक मोर देन 25% ऑफ इट इक्विटी शेयर विच इज नॉट करेक्ट एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 68। शेयर्स 10 लाख है, 100 लाख का कैपिटल, 10 रुपए का शेयर, तो 10 लाख शेयर्स, 10 लाख शेयर्स में से 3 लाख बाई बैक हो रहा है 30%, विच इज नॉट पॉसिबल। बट बोल रहे हैं तो आपको करना पड़ेगा। यू डोंट हैव एन ऑप्शन, यू कैन गिव अ नोट इफ यू सी ऑल दीज थिंग्स इन एग्जाम। अगर दिख जाए तो नोट दे देना। आगे, पेमेंट फॉर द अबव वाज मेड आउट ऑफ ह्यूज बैंक बैलेंस व्हिच अपीयर्ड एज अ पार्ट ऑफ करंट एसेट। ये रिडेम्पशन और बाईबैक के लिए जो पेमेंट होगा एग्जिस्टिंग एसेट से पेमेंट होगा। एग्जिस्टिंग एसेट से, कोई नया शेयर इश्यू नहीं किया है। अगर एग्जिस्टिंग एसेट से पेमेंट होगा तो सीआरआर बनेगा। सीआरआर कितना बनता है? जो फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स बाईबैक किया या जो फेस वैल्यू ऑफ शेयर रिडीम किया है उतना सीआरआर बनाना पड़ेगा। यानी एक ये 20 लाख और बाई बैक का 30 लाख, टोटल 50 लाख रुपए का सीआरआर बनेगा। 50 लाख का सीआरआर बनेगा। ध्यान से, बाई बैक में प्रीमियम यूज हो सकता है बट रिडेम्पशन में प्रीमियम यूज नहीं हो सकता। आगे चलते हैं। इंक्लूडेड इन इट्स इन्वेस्टमेंट वेयर इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर, अपने ही डिबेंचर में इन्वेस्ट कर रखा था, कर सकते हैं हम लोग। कॉस्टिंग ₹2 लाख, फेस वैल्यू 2.2 लाख, 2,20,000 का डिबेंचर 2 लाख में खरीदे थे मार्केट से। These debentures were cancelled on 1st April। कुछ बोलो, कुछ बोलो। 2,20,000 का डिबेंचर 2 लाख में खरीदा और उसको कैंसिल कर दिया। 2,20,000 का डिबेंचर 2 लाख में खरीदा और उसको कैंसिल कर दिया। कुछ बोलो। वेरी गुड। निष्ठा बोल रही है सर 20,000 है प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन एक कैपिटल प्रॉफिट है, वो कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। वेरी गुड सिद्धार्थ, किंजल, निष्ठा, पूजा, वेरी गुड। आगे, द कंपनी हैड 1 लाख इक्विटी स्टॉक ऑप्शंस आउटस्टैंडिंग ऑन द अबव मेंशन्ड डेट। 1 लाख इक्विटी स्टॉक ऑप्शन टू द एम्प्लॉइज एट ₹20 when the market price was ₹30। 20 रुपया में देंगे जब मार्केट प्राइस 30 रुपया था ग्रांड डेट, मतलब 10 रुपया का इंट्रिंसिक वैल्यू। दिस वॉज इंक्लूडेड अंडर करंट लाइबिलिटीज। ऑन 1st अप्रैल 2012 एम्प्लॉइज एक्सरसाइज्ड ऑप्शंस फॉर 50,000 शेयर्स। 1 लाख में से 50,000 शेयर का एम्प्लॉइज ने एक्सरसाइज कर लिया। बैलेंस 50,000 लैप्स हुआ है ऐसा बोला नहीं है, सिर्फ बोला है 50,000 एक्सरसाइज कर लिया। तो हम लोगों को एक्सरसाइज वाले की एंट्री करनी है। ध्यान से, नॉर्मली जो एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन का रिजर्व होता है ना, ESO, वो रिजर्व सरप्लस में होना चाहिए। बट यहां पे बोल रहा है दिस वाज इंक्लूडेड अंडर करंट लाइबिलिटीज।
दिस वाज इंक्लूडेड अंडर करंट लायबिलिटीज, और उसमें से 50,000 शेयर्स एम्प्लॉइज ने खरीद लिया। नॉर्मली जो ईएसओ का रिजर्व होता है वो वहां नहीं रह के वो कहां होना चाहिए, रिजर्व सरप्लस में। बट क्वेश्चन जब करंट लायबिलिटी में बोल रहा है, मैं बात उसी के हिसाब से करूंगा, करंट लायबिलिटी के हिसाब से। अगर बैलेंस शीट रीड्राफ्ट होती है तो आप चाहो तो उस ईएसओ को करंट लायबिलिटी से उठा के रिजर्व सरप्लस में दिखा देना। हाउएवर जो क्वेश्चन बोला है मैं उसको अगर फॉलो करूं तो ईएसओ वाला रिजर्व इन्होंने करंट लायबिलिटी में दिखा रखा है, उसमें से कुछ शेयर इस साल इश्यू हुआ है। ठीक है, निष्ठा स्टॉक अप्रिसिएशन नहीं बोलूंगा क्योंकि ये शेयर्स जा रहा है, शेयर्स इश्यू हो रहा है, स्टॉक अप्रिसिएशन नहीं बोलूंगा मैं। हाँ, अगर शेयर्स विद स्टॉक ऑल्टरनेटिव हो, मतलब शेयर्स विद कैश ऑल्टरनेटिव हो, तब फिर वो प्रोविजन फॉर सारी बनता है, वो करंट लायबिलिटी में ही रहेगा, फिर बात अलग हो गया। नॉर्मली कुछ नहीं बोला है तो मैं इसको इक्विटी सेटल्ड ऑप्शन मान रहा हूं। इक्विटी सेटल्ड अगर ऑप्शन है तो उसका जो ईएसओ है वो रिजर्व सरप्लस में रहना चाहिए। आगे, पास द जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव, प्रिपेयर बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2012। जर्नल एंट्रीज पास करना है, बैलेंस शीट बनाना है। मेरा दिक्कत देखो क्या क्या है। पहला दिक्कत मैंने तुमको समझाया, 30% बाईबैक नहीं हो सकता। यह क्वेश्चन थोड़ा उस हिसाब से थोड़ा सा गंदा है। हाउएवर मैं इसको मैनेज कर लूंगा, जो बोला है वो कर लूंगा और बाद में नोट दे दूंगा। दूसरा, डिबेंचर्स का रिडेम्पशन तो हो रहा है, बट क्वेश्चन में कहीं डीआरआर नहीं है, डीआरआई नहीं है, डीआरआर नहीं है, डीआरआई नहीं है। सर इन्वेस्टमेंट है ना 120 लाख रुपए का, इसके अंदर डीआरआई वाला इन्वेस्टमेंट है कि नहीं बताया नहीं। रिजर्व तो डीआरआर कुछ भी नहीं है। हम लोग जानते हैं अगर कंपनी डिबेंचर इश्यू करती है तो उनको डीआरआर बनाना चाहिए कम से कम 10% ऑफ दी फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर, कम से कम उतना डीआरआर उनके पास होना चाहिए। 4 लाख का डिबेंचर है तो 40,000 का डीआरआर होना चाहिए, बट 40,000 का डीआरआर है नहीं। उसमें से कुछ रिडीम हो गया तो उतना डीआरआर मैं खत्म भी कर दूंगा, बट 40,000 का डीआरआर होना चाहिए, या जो रिडीम करने के बाद बचा उतना डीआरआर आपके पास होना चाहिए। क्वेश्चन में डीआरआर का कहीं जिक्र नहीं है। इंस्टीट्यूट का सॉल्यूशन देखोगे ना, इंस्टीट्यूट ने भी डीआरआर को इग्नोर कर दिया, बोला हम भी डीआरआर नहीं बनाएंगे, इग्नोर डीआरआर। डिबेंचर चैप्टर में हर क्वेश्चन में रोना रोता था डीआरआर बनाओ, डीआरआर बनाओ, और इस क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट ने डीआरआर पर ध्यान ही नहीं दिया। हम लोग वो चीज पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो 2 चीज जो मेरे को इस क्वेश्चन में लगा, जो प्रॉब्लम लगा, और तीसरा वो करंट लायबिलिटी वाला ईएसओ। 3 चीज प्रॉब्लम, पहला बाईबैक 25% से ज्यादा हो रहा है, दूसरा डिबेंचर के लिए कोई डीआरआर ऑलरेडी क्रिएटेड नहीं है, और तीसरा जो ईएसओ होता है वो रिजर्व्स में होना चाहिए, जबकि यहां पर करंट लायबिलिटी में इंक्लूड किया हुआ है। हाँ, अगर इक्विटी सेटल्ड विद कैश ऑल्टरनेटिव है तो हो सकता है उसको करंट लायबिलिटी में हम लोग दिखाए, अदरवाइज नॉर्मली इक्विटी सेटल्ड हो तो वो ईएसओ रिजर्व्स में होना चाहिए। इस क्वेश्चन में ये 3 एम्बिगुअस पॉइंट्स है। एम्बिगुअस मतलब ऐसे पॉइंट्स है जिन पर क्वेश्चन बनाते समय इंस्टीट्यूट को ध्यान रखना चाहिए था, या सॉल्यूशन के समय ध्यान रखना चाहिए था। मैं सेम क्वेश्चन आपको दिखाता हूं, देखो, आप देखोगे ये रहा बाईबैक, ये सेम क्वेश्चन इंस्टीट्यूट की मैट में भी है, ये रहा एक्स्ट्रा लिमिटेड और नॉन लिस्टेड कंपनी वाला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। अगर आप देखोगे पूरा का पूरा सेम क्वेश्चन है, इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल, कैपिटल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, डिबेंचर्स, एकदम सेम क्वेश्चन है। आप मेरे साथ ये क्वेश्चन करोगे, फिर घर जाके इंस्टीट्यूट का आंसर जरूर देखना, पेज नंबर 4.19 जरूर देखना, आपको वो डिस्क्रिपेंसी समझ में आ जाएगा, इंस्टीट्यूट ने किन किन चीजों को इज्जत नहीं दी जबकि इज्जत देना चाहिए था। डन, हम लोग करेंगे, चलो ये क्वेश्चन कंप्लीट, आ जाओ। ये हो गया क्वेश्चन 20। क्वेश्चन 20, पेज नंबर आप लिख लो, पेज नंबर आप लिख लो। कंपनी का नाम एक्स्ट्रा लिमिटेड, पेज नंबर है 11, एक्स्ट्रा लिमिटेड। वर्किंग नोट्स अगर मैं करना चाहूं, मैं वर्किंग नोट्स क्या क्या कर सकता हूं। वर्किंग नोट नंबर 1, CRR, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व फॉर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स ₹20 lakhs
full face value as no new shares are issued. No new shares are issued. For buyback 3 lakh shares into rupees 10, 30 lakhs. Same reason, full face value as no new shares are issued. नया शेयर इशू नहीं हो रहा है तो पूरा फेस वैल्यू. डन है बात. 50 लाख का सीआरआर बनेगा. आ जाओ जर्नल एंट्रीज करते हैं. जर्नल हड़बड़ाना मत, एक एक करके इवेंट को पकड़ना और जर्नलाइज करना. एक एक इवेंट को पकड़ना. पहला 1 अप्रैल 12. इस क्वेश्चन में पूरा डेट यही रहेगा, पूरा डेट यही रहेगा. मैं पहले प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन कर रहा हूं. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 9%. 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 20 lakhs. ये रुपीज इन लैक्स. 20 lakhs. प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट डेबिट. प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट डेबिट 2% का प्रीमियम. ये लॉस है, एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ रहा है. 2 प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स. 2 प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स 22. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स 22. बीइंग प्रेफरेंस शेयर्स ड्यू फॉर रिडेम्पशन. नरेशन आप लिख सकते हो. बीइंग प्रेफरेंस शेयर्स ड्यू फॉर रिडेम्पशन. $1,412. फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट करना है. पेमेंट हमारे पास बहुत सारा कैश पड़ा है. प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 22 लाख का पेमेंट कर दिया. बीइंग अमाउंट पेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स फॉर रिडेम्पशन. प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट कर दिया. पोरोप्स को राइट ऑफ करना है. पोरोप्स बताओ, पोरोप्स कहां से राइट ऑफ करूं? मेरे पास फ्री रिजर्व्स में रेवेन्यू रिजर्व है. सिक्योरिटीज प्रीमियम फ्री नहीं होता है, बाईबैक के लिए फ्री होता है. ये बाईबैक के लिए अवेलेबल है. तो सर आपके पास एक ही रिजर्व है, रेवेन्यू रिजर्व, उसी से राइट ऑफ करो. और क्या करोगे? सिक्योरिटीज प्रीमियम सर मना किया हुआ है. रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पोरोप्स. इंस्टीट्यूट का सॉल्यूशन देखोगे तो उन्होंने अपने नॉर्मल अजम्पशन को यहां पर भी तोड़ दिया. उन्होंने सिक्योरिटीज प्रीमियम ले लिया, हम लोग नहीं लेंगे. खबरदार, आप यहां पे सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं लेंगे. अनिष्ठा, हम लोगों को क्वेश्चन में बोला है एक बैलेंस शीट भी बनाना है उसी दिन का, तो मैं उसी दिन राइट ऑफ कर रहा हूं. एक बैलेंस शीट बनाना है 1/4/12 का, तो मैं उसी दिन राइट ऑफ कर रहा हूं और रिजर्व को एडजस्ट कर दूंगा. एक सीआरआर बनाना है, रेवेन्यू रिजर्व टू सीआरआर. सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज नहीं करोगे आप, क्योंकि रिडेम्पशन में सिक्योरिटीज प्रीमियम अलाउड नहीं है. फ्री रिजर्व अलाउड है, इश्यू ऑफ न्यू शेयर्स अलाउड है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अलाउड नहीं है. ये रिडेम्पशन का एंट्री कंप्लीट. ये रिडेम्पशन का एंट्री कंप्लीट. कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो. कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो. मैं यहां स्टार कर रहा हूं. हां, स्टार मतलब आईसीएआई के बुक में कुछ और है. वो लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम करके रखा है, आप नहीं करोगे. बुक में कर दिया, एग्जाम में आप करोगे, काट देगा वो. मत कीजिएगा. रूल इज रूल. आप नोट लिखना चाहो लिख देना. सिक्योरिटीज प्रीमियम हैज नॉट बीन यूज्ड बिकॉज ऑफ रेस्ट्रिक्शन अंडर कंपनीज एक्ट. नेक्स्ट, बाईबैक का काम शुरू करते हैं. इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 3 लाख शेयर इंटू 10 रुपीज 30 लाख, हमेशा फेस वैल्यू.
प्रीमियम ऑन बाईबैक अकाउंट डेबिट 3 लाख इंटू 20 रुपीज, 20 रुपया करके 60 लैक्स। 2 इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट 90 लैक्स, 90 लैक्स। 10 रुपया का शेयर 30 रुपए में बाईबैक होगा तो 20 रुपए का प्रीमियम, 20 रुपए का प्रीमियम, 20 रुपीस का प्रीमियम। डन। पेमेंट करेंगे शेयर होल्डर्स को। इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 90 इक्विटी शेयर होल्डर टू बैंक 90। नेक्स्ट, प्रीमियम को राइट ऑफ करेंगे। ये प्रीमियम सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट ऑफ हो सकता है। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बाईबैक 60। मेरे पास 60 का सिक्योरिटीज प्रीमियम है और शेयर इश्यू करूंगा तो कुछ और भी आ जाएगा, शेयर इश्यू करूंगा तो कुछ और भी आ जाएगा। करेक्ट निष्ठा, आप सही बोल रहे हो। अब सीआरआर बनाते हैं। सीआरआर कितने का? 30 रुपीस का। रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट, रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर 30 रुपीस का सीआरआर बनाना है। करेक्ट, 30 रुपीस का सीआरआर बनाना है। मेरे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम तो नहीं है सर, सिक्योरिटीज प्रीमियम बाद में आ सकता है। अगर आ सकता है ना तो हम लोग थोड़ा वेट कर लेते हैं। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, वेट कर लो, हड़बड़ाओ मत। 30 का सीआरआर बनाना है। निष्ठा ईएसओ का बैलेंस जीआर में नहीं जाएगा क्योंकि अभी तक लैप्स नहीं हुआ है, बोला नहीं है क्वेश्चन में वेस्टेड ऑप्शन लैप्स्ड। रेवेन्यू रिजर्व डेबिट सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट टू सीआरआर अभी मैं यूज नहीं करूंगा, अभी मैं वेट करूंगा, हड़बड़ी नहीं करूंगा। अगर रेवेन्यू रिजर्व को आप देखो तो मेरे पास 50 का रेवेन्यू रिजर्व था, 50 का। 50 में मैंने 2 रुपए यहां यूज कर लिए 48, 20 यहां यूज कर लिया 28। अब मेरे को 30 का सीआरआर बनाना है जबकि मेरे पास रिजर्व सिर्फ 28 है। हड़बड़ी मत करो, हड़बड़ी मत करो, इसको वेट करेंगे। ये क्वेश्चन का गंदगी के कारण प्रॉब्लम हो रहा है। मैं रूल्स के हिसाब से चल रहा हूं बट क्वेश्चन ऐसा बनाया हुआ है कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये गंदगी को थोड़ा सहना पड़ेगा, वेट करेंगे हम लोग, कोई हड़बड़ी नहीं है। इसीलिए इंस्टीट्यूट अपने क्वेश्चन में ना फटाफट सिक्योरिटीज प्रीमियम से प्रोप्स राइट ऑफ कर दिया, डीआरआर वगैरह बनाया नहीं। इंस्टीट्यूट बोला छोड़ो वो सब नक्की करो, आपके पास जो है उससे क्वेश्चन खत्म कर दो। सही नहीं है वो चीज। अगर आप क्वेश्चन बना रहे हो तो फिर अच्छे से बनाओ। डन, आ जाओ। हम लोग एक बार हड़बड़ी नहीं करेंगे, थोड़ा वेट करो ना, सब कुछ रास्ता दिखेगा, हम लोग को रास्ता दिखेगा। आगे नहीं दिखेगा तो फिर कर देंगे जैसा इंस्टीट्यूट किया। नेक्स्ट, हम लोग इसको कैंसिल किए, डिबेंचर्स को कैंसिल किए। पहले डिबेंचर को कैंसिल करने का एंट्री मारते हैं, डीआरआर बाद में देख लेंगे। डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 2,20,000 टू इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर्स 2 लाख टू प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन। आप इसको टू कैपिटल रिजर्व भी लिख सकते हो, डायरेक्ट एंट्री। आप इसको टू कैपिटल रिजर्व भी लिख सकते हो, नहीं तो एक एंट्री पास कर लो, प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन टू कैपिटल रिजर्व, प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन टू कैपिटल रिजर्व। ओ मेरा लैक्स में चल रहा था ना सब कुछ।
लैक्स में चल रहा था मेरा सब कुछ, मैंने लैक्स में लिख दिया। डिबेंचर को कैंसिल करते थे, कोई भी प्रॉफिट होता था फेस वैल्यू और इन्वेस्टमेंट प्राइस का यानी कॉस्ट का डिफरेंस, उसको हम लोग कैपिटल रिजर्व में डाल देते थे, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। लॉस होता था तो कैपिटल रिजर्व से राइट ऑफ करते थे, वो नहीं रहता था तो जनरल रिजर्व या पीएल से राइट ऑफ करते थे। एक बार मैं डीआरआर के बारे में नहीं सोच रहा हूं, मैं बाद में बात करूंगा। नेक्स्ट, शेयर्स इश्यू किया, बैंक अकाउंट डेबिट, ध्यान से 50,000 इंटू एक्सरसाइज प्राइस क्या है 20, 50,000 इंटू 20 ESOO अकाउंट डेबिट, 50,000 इंटू 10 इंट्रिंसिक वैल्यू 30 माइनस 20, 30 रुपया का शेयर 20 में दे रहे हैं तो 10 रुपया का लॉस। टू इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000 इंटू 10, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 50,000 इंटू 20, ये हो गया 10 lakhs, 5 lakhs, 5 lakhs, 10 lakhs। हमने शेयर इश्यू किया, बैंक अकाउंट डेबिट, ESO अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। लो आ गया सिक्योरिटीज प्रीमियम, आ गया सिक्योरिटीज प्रीमियम, आ गया, ऊपर यूज कर सकते हो, कर लो। सिक्योरिटीज प्रीमियम आ गया जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं बाईबैक में, 10 रुपए का सिक्योरिटीज प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ ईसॉप और 20 रुपए का रेवेन्यू रिजर्व बैलेंसिंग फिगर, 20 रुपए का रेवेन्यू रिजर्व बैलेंसिंग फिगर। सर हमने तो शेयर्स बाद में इश्यू किया, अरे सब कुछ सेम डे हो रहा है, एक ही दिन में हो रहा है, हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, क्वेश्चन में हमको उतने रिजर्व्स ही नहीं दिए, ये जो बाईबैक वगैरह हो रहा है वो सही है ही नहीं, इतना होना ही नहीं चाहिए था बाईबैक, ये तो क्वेश्चन में कुछ भी लिख दिया गया है बोल के ये सब हमें करना पड़ रहा है। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से ये सॉल्यूशन एप्ट है। डन। अब तुम लोग डीआरआर बनाना चाहो तो डीआरआर बना लो, डीआरआर बना लो, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू डीआरआर। जो रिडीम हो चुका है उसको इग्नोर करो, जो रिडीम हो चुका है उसको इग्नोर करो, बैलेंस पे डीआरआर बनाओ। 4 लाख में 220 रिडीम हो चुका है तो 1,80,000 का 10%, 1,80,000 का 10%। 4 लाख में 220 का रिडेम्पशन हो चुका है, वो हमने कैंसिल कर दिया है, तो बैलेंस पर बनाओ। निष्ठा पूछ रही है कब हुआ रिडीम, निष्ठा कैंसिलेशन इज रिडेम्पशन। निष्ठा कैंसिलेशन इज इक्वल टू रिडेम्पशन। नहीं ले सकते प्राची, फिर ये कहां से करोगे, ये कहां से करोगे? हम लोग हमेशा पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज करते हैं फिर जनरल रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व टू डीआरआर। सर इन्वेस्टमेंट वाला काम करें, इन्वेस्टमेंट बहुत सारा पड़ा है, उसके अंदर डीआरआर इन्वेस्टमेंट भी होगा, उसको इग्नोर कर दो। इन्वेस्टमेंट बहुत पड़ा है हमारे पास, 120 लाख का इन्वेस्टमेंट है, 120 लाख का इन्वेस्टमेंट है जिसमें 2 लाख का खत्म हो गया, 118 लाख का इन्वेस्टमेंट है, 1 करोड़ 18 लाख का। मत करो, छोड़ दो, इग्नोर। मैं नोट लिखूंगा, नोट नंबर 1, एज पर कंपनीज एक्ट maximum buyback possible is 25% of outstanding equity shares, but in this question
3 lakh shares are bought back out of 10 lakh equity shares, which is 30%, and it exceeds the maximum limit provided under the act. मैक्सिमम लिमिट प्रोवाइडेड अंडर द एक्ट। ये पहला नोट आप लिख सकते हो जो पहला आपने ऑब्जर्व किया। नंबर 2, DRR is to be created for unlisted companies at the rate of 10% of debentures. 10% of debentures, as it was not created earlier. We have created DRR at the rate 10% on outstanding debentures of 2,20,000, नहीं 1,80,000। कोई बच्चा चाहे तो 40,000, 4 लाख का 10% बना के फिर जितना रिडीम हो गया उतना जर्नलिज्म में रिवर्स ट्रांसफर कर दे। 2,20,000 का 10% 22,000 ट्रांसफर कर दे, बचेगा 18,000 ही। वो 2 बार करने से अच्छा आप बैलेंस का ही क्रिएट कर लो। नंबर 3, सिक्योरिटीज प्रीमियम कैनॉट बी यूज्ड फॉर CRR and writing of POROPs at the time of redemption of preference shares. At the time of redemption of preference shares. ESO अगर करंट लाइबिलिटी में आएगा, अगर प्रोविजन फॉर SAR का बात करते हो आप, अगर वो है तो फिर वो आना चाहिए शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में। प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आना चाहिए, नहीं तो अदर करंट लाइबिलिटी। ये कुछ ऐसी चीजें थी जो क्वेश्चन में एम्बिगुअस था। आप ESO के बारे में भी लिख सकते हो कि बैलेंस ऑफ ESO हैज बीन शोन अंडर द हेड रिजर्व सरप्लस एज पर गाइडेंस नोट, वो भी लिख सकते हो आप, अगर आपको सही ट्रीटमेंट करना है तो। नहीं तो करंट लाइबिलिटी में छोड़ दो। इंस्टीट्यूट भी करंट लाइबिलिटी में छोड़ दिया है। ये क्वेश्चन थोड़ा गंदा क्वेश्चन था, गंदा, बट इस क्वेश्चन में बाईबैक, रिडेम्पशन, डिबेंचर्स, ESOP सब कुछ था। निष्ठा पूछ रही है सर शेड्यूल 3 फॉलो कर रहे हैं या T फॉर्म में बना ले? अभी के लिए एग्जाम में तो शेड्यूल 3 करना पड़ेगा आपको। अभी के लिए T फॉर्म बनाना चाहो तो बना लो ताकि फिगर्स आप लिख सको। एग्जाम में शेड्यूल 3 ही करना पड़ेगा। एक बार आदरणीय इंस्टीट्यूट का आंसर चेक करना चाहो वो भी कर सकते हो आप, चेक कर लेना, बट करना वही जो मैंने करवाया है। इंस्टीट्यूट चैप्टर वाइज चैप्टर तो कुछ और बोल रहा था, यहां आके कुछ और कर दिया। हम लोग वो काम नहीं करेंगे। हम लोगों ने जो पढ़ा उसी के हिसाब से हम लोग आंसर करेंगे। आप चेक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और अगर आप इंस्टीट्यूट का बैलेंस शीट देखोगे
उन्होंने अदर करंट लाइबिलिटीज में ईसॉप को दिखा दिया। 70 था, 5 लाख का यूज हो गया, 65 बैलेंस बच गया, मतलब अदर करंट लाइबिलिटी में ही छोड़ दिया उसको। तो आप भी चाहे तो वहीं पे छोड़ दे। चलिए मैं बनाता हूं बैलेंस शीट ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। मैं टी फॉर्म में ही बना रहा हूं, बट मैं हेड्स सारे लिखूंगा, डोंट वरी, मैं हेड्स सारे लिखूंगा। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, सबसे पहले शेयर होल्डर्स फंड, उसके अंदर शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस पूरा का पूरा रिडीम हो गया, सिर्फ इक्विटी बचा। ध्यान से बताना, 10 लाख था, 3 लाख बाईबैक हो गया, कितना बचा? 7 लाख। 50,000 और इश्यू किया इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान में, तो 750, 7,50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 75 lakhs। इक्विटी शेयर कैपिटल 75 lakhs। रिजर्व्स एंड सरप्लस, सिद्धार्थ उसको अदर करंट लायबिलिटी में रहने दो जैसा इंस्टीट्यूट ने किया है। आप अगर हटाना चाहो तो हटा सकते हो, बेटर प्रेजेंटेशन होगा। रिजर्व सरप्लस, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व 8 + 0.2, 8.2, 0.2 कहां से आया सर? प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। दूसरा रेवेन्यू रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व कितना था? 50 था, 50 था। अब एकदम शुरू से देखते हैं, -2 - 20, -2 - 20, -20, -0.18, ये यूज करते गए। -2 - 20 -20 -0.18, 2 लाख का पोरोप्स, 20 लाख का सीआरआर, 20 लाख का सीआरआर और 18,000 का डीआरआर, 18,000 का डीआरआर, 18,000 का डीआरआर। मैं डीआरआर भूल ना जाऊं इसीलिए उसको पहले ही दिखा दिया, और सीआरआर भूल ना जाऊं उसको भी दिखा देता हूं। डीआरआर, सीआरआर। सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम 60 था, सिक्योरिटीज प्रीमियम 60 था। अब क्या हुआ आगे देखता हूं। 60 पहले क्या हुआ? यहां कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, हां 60 यहां यूज हो गया, फिर 10 यहां यूज हो गया और 10 नया आया, तो 60 + 10, 10 शेयर इशू करके आया और 60 और 10 दोनों यूज हो गया, तो ये 0 हो गया, नील। सिक्योरिटीज प्रीमियम नील हो गया। 60 था, ईसॉप में शेयर्स इश्यू करके 10 आया, 70, 60 हमने प्रीमियम ऑन बाईबैक राइट ऑफ कर दिया और 10 सीआरआर में यूज कर लिया, तो ये 0 हो गया, 0। ये मेरा रिजर्व्स। अगर टोटल रिजर्व्स देखोगे, टोटल रिजर्व्स 66.2, 66.2 टोटल रिजर्व्स। फिर हो गया नॉन करेंट लाइबिलिटीज, नॉन करेंट लाइबिलिटीज। यहां पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में डिबेंचर्स 1.8, 4 में 2.2 चला गया, 1.8। फिर करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज कितना था? 70, 70 में से हमने ESO 5 खत्म कर दिया, यूज कर लिया, शेयर इशू कर दिया, शेयर इशू कर दिया, तो ESO खत्म हो गया। 65, 65 इंस्टीट्यूट ये वाला काम नहीं किया, 0.18 वाला जो हमने एक्स्ट्रा किया। इधर आ गया आपका एसेट्स। एसेट्स में पहला आ गया नॉन करेंट एसेट,
नॉन करेंट एसेट में सबसे पहले आता है पीपीई एंड इंटेंजिबल एसेट्स, जिसमें पीपीई दिया हुआ है, पीपीई फिक्स्ड एसेट 50 रुपीज, नो चेंज। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 120 था और 2 का इन्वेस्टमेंट हमने कैंसिल कर दिया, डिवेंचर्स वाला, ओन डिवेंचर्स वाला कैंसिल कर दिया। 120 माइनस 2 180। करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, करंट एसेट 142 था। अब एक एक करके प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट किया 22, इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट किया 90, ईसॉप में शेयर्स इश्यू करके पैसा आया 50,000 इंटू 20, 10 लाख आया, 10 लाख। 142 माइनस 22 माइनस 90 प्लस 10, 40। ये बैलेंस शीट रेडी हो गया। आप एक बार टोटल करके चेक करो, मैच कर रहा है ना? मैच कर रहा है। 208 टोटल मैच कर रहा है, 208। ये बैलेंस शीट मैंने टी फॉर्म में लिखा तो है, बट मैंने लिखा पूरा शेड्यूल 3 के हिसाब से ही है। बस आप एसेट्स के नीचे, एसेट को नीचे ले आओ लाइबिलिटीज के, पूरा बैलेंस शीट शेड्यूल 3 हो जाएगा और ये सब नोट्स में चला जाएगा। नोट्स आपको इसका बनाना चाहिए, इसका बनाना चाहिए, ये 2 नोट्स आपको पक्का बनाना चाहिए। शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस पक्का बनाना चाहिए, दूसरा भी बनाना चाहो प्रॉब्लम नहीं है, बट ये 2 तो पक्का बनाना चाहिए। इंस्टीट्यूट का आंसर आप जरूर रेफर करना ताकि आपको समझ में आए कहां कहां डिफरेंसेस है। इंस्टीट्यूट जो चैप्टर वाइज सोचने में बोलता है और जो यहां कर रहा है वहां डिफरेंसेस है, एक बार देख लेना। एग्जाम में करोगे तो जो हमने किया है विथ नोट्स वो करना चाहिए। सर ये क्वेश्चन एग्जाम में कितने मार्क का आएगा? अगर बैलेंस शीट के साथ आएगा तो 15 मार्क्स, 15 मार्क्स। तो 15 मार्क का अगर क्वेश्चन है तो आपको फिर नोट्स देना चाहिए। कोई डाउट? कोई डाउट? हाँ सिद्धार्थ, रुपीज इन लैक्स हमेशा लिख सकते हो। जैसा क्वेश्चन प्रेजेंट किया है आप सेम यूनिट्स में प्रेजेंट कर सकते हो और आप टोटल में भी लिख सकते हो। आयान, आपने ग्रुप 1 जो है वो मेरे से नहीं पढ़ा है। चैप्टर्स लाइक डिबेंचर्स एक्सेट्रा यू माइट हैव सम इश्यूज द वे वी हैव डिस्कस्ड, आपने किसी और तरीके से पढ़ा होगा। डिबेंचर वाला चैप्टर नवीन क्लासेस ऐप में फ्री रिसोर्सेज में है, इफ यू वांट टू सी यू कैन सी। और बाद बाकी तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह हमने ऑलरेडी दे रखा है, जो ऐप में बैकअप है उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, वो आप रेफर कर सकते हो बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन के लिए। मल्लिका, एक्चुअली अभी तक इस वीक शायद जेवियर्स का एग्जाम कंप्लीट हो गया, शायद कंप्लीट हो गया है। वो कल एग्जाम है, देखते हम लोग बात कर लेंगे टेलीग्राम में, डोंट वरी अबाउट इट। जैसा आप लोगों को बेस्ट सूट करेगा वो कर लेंगे यार। ओके, इस वीक एग्जाम है क्या? तो वैसे ही टाइमिंग रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, आज आप लोग एग्जाम देंगे और एग्जाम देके जरूर फीडबैक देंगे व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर मैसेज करके। एंड अपनी कॉपी में आपको ईमेल आईडी भेजूंगा, पीडीएफ बना के स्कैन करके पीडीएफ बना के आप भेजोगे। कॉपीज चेक करके मैं आपको वापस करूंगा, ठीक है? जिनका पुराना भी चेक नहीं हुआ वो एक बार मेरे को ना कॉपी वापस सेंड कर दो, अगर आपको करवाना है मैं करके दे दूंगा। डन, चलो टाटा, बाय बाय।